हेलो जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज हम एक बायोलॉजी की क्लास अभिवृद्धि एवं विकास जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा था उस पर हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि बायोलॉजी के अंदर क्या है कि हमारा जो मैंने कहा था कि जितने टॉपिक करवाऊंगी वो करवा दिए। एक कोशिका वाला है जो क्या है मैं आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू उस चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगी। और फिर जैसे जैसे डेली की क्लास आप लोगों की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसकी होगी, उसमें 20 से 25 या 15 से 20 क्वेश्चन आपको डेली उस पर अध्ययन करवाऊंगी। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से रखिए, बिल्कुल भी मत घबराइए। आप अपना मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रखते हुए तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए अपनी पढ़ाई कीजिए। जो लास्ट के जो बहुत ही कम समय है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण कर पाओ। ठीक है, तो क्या है कि आप लोगों को इस तरह से आपकी जो साइकोलॉजी तथा बायोलॉजी दोनों आप मेरे चैनल से कंप्लीट कर लीजिए। हालांकि आप साथ साथ में पढ़ रहे होंगे और यदि कुछ चैप्टर या कुछ बाकी है टॉपिक तो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यदि आपकी फिजिक्स तथा केमिस्ट्री की बात आती है तो मैंने क्या है आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है क्या कि जो नोट्स डाल रखे हैं वो आपने लगभग अध्ययन कर लिया होगा। अब आपको क्या है कि यदि क्वेश्चन आंसर करना है उनके फिजिक्स तथा केमिस्ट्री के, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे कल ही लिंक डाला है। वो है आपका साइंस फर्स्ट के नाम से। बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस करवाएंगे आपको फिजिक्स तथा केमिस्ट्री की, साथ में बायोलॉजी की भी करवाएंगे। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ से कर लीजिए। बाकी मैं बायोलॉजी की आपको टॉपिक वाइज डेली जितना हो सके मैं डेली कहूँगी कि बाय चांस कभी कुछ रीजन हो जाए तो अलग बात है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगी, उसके साथ में आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगी वो PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, जिससे आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई क्या है सुचारू रूप से चलानी है। तो आज जो लास्ट टॉपिक है हमारा साइकोलॉजी का, उसके बाद जो कुछ छोटे मोटे आपके बचते हैं जैसे विशिष्ट बालक है कुछ ऐसे, तो आप क्या है उसके PDF देख सकते हो। इस चैप्टर की जो मैं अभिवृद्धि एवं विकास की मेरे खुद हैंड राइटिंग से बनाए हुए नोट्स मैं आज ही अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो पहले आप वो साथ साथ में नोट्स देखिए, साथ साथ में मेरी क्लास देखिए, जिससे आपका एक ही वीडियो के अंदर पूरी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं अभिवृद्धि एवं विकास, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए बात यहाँ आती है कि अभिवृद्धि। अब बच्चे पूछते हैं कि मैडम अभिवृद्धि एवं वृद्धि में अंतर है क्या? तो मैं बता दूं, अभिवृद्धि एवं वृद्धि एक ही बात है। वृद्धि है उसी को ही मनोविज्ञान भाषा में अभिवृद्धि कहा जाता है, ग्रोथ जिसे इंग्लिश में ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अभिवृद्धि एवं विकास क्या है पहले हम इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए अभिवृद्धि एवं विकास की यदि बात करें तो मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बता देती हूँ किस तरह से, कि जैसे मैं कहूँ कि ये एक पूरा, जैसे ये एक क्या है संपूर्ण क्षेत्र माना। ठीक है, ये एक संपूर्ण क्षेत्र जो है इसे हम कहेंगे क्या, विकास। क्या कहेंगे, विकास। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही मैं ये पूरा बता दूंगी डेफिनेटली आपके दिमाग में यही इसी क्लास के अंदर बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके यदि हम पार्ट देखें, 4 पार्ट हैं। शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और आपका आता है सामाजिक पक्ष। यानी कि मुख्य रूप से यदि हम देखें कि विकास के कितने पक्ष माने जाते हैं तो शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और सामाजिक पक्ष। ठीक है, देखिए विकास किस तरह से, जैसे हम कहें कि एक छोटा बालक है वो किस तरह से बड़ा हो गया, किस तरह से उसका विकास हो गया पता ही नहीं चला। वो ही है कि एक बालक
या एक जीव कह सकते हैं, उसके अंदर शारीरिक पक्ष में क्या होता है, विकास होता है, मानसिक पक्ष में क्या होता है, विकास होता है, संवेगात्मक पक्ष में क्या होता है, विकास होता है, और आपका सामाजिक पक्ष में भी क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तो इस संपूर्ण पक्षों में होने वाला जो अभिवृद्धि कह दो या होने वाला जो परिवर्तन कह सकते हैं, इन चारों के अंदर क्या है, होने वाला परिवर्तन। ठीक है, होने वाला परिवर्तन। अब आप पूछोगे कि परिवर्तन किस तरह से? देखिए, सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, शिशु होता है, उसके बाद वो क्या है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसमें चेंजेज आ जाते हैं। वो सभी प्रकार के चेंजेज किसके थ्रू? विकास। ठीक है, यानी कि होने वाला इन चारों पक्षों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अब समझिए अभिवृद्धि। अभिवृद्धि एक पक्ष, कौन से? शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन क्या कहेंगे? अभिवृद्धि। क्या कहेंगे? अभिवृद्धि। अब समझिए, यही इस एक डायग्राम से ही आपके ये पूरे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ से देखिए कि अभिवृद्धि क्या है? क्या है? शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। संपूर्ण पक्षों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक पक्षों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह से केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन। मैंने क्या कहा? केवल शारीरिक पक्ष में। एक शिशु छोटा जन्म लेता है, छोटा होता है, उसकी लंबाई में उत्तरोत्तर क्या होता जाता है? वृद्धि होती जाती है। तो वो क्या होती है? वो क्या कहलाती है? अभिवृद्धि। ठीक है, संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा, संकुचित अर्थ। और ये क्या है? विकास क्या है? व्यापक अर्थ। संकुचित यानी संकुचित, यदि पूरे को हम लें तो उसमें एक छोटा सा ही भाग संकुचित ही अर्थ में ले सकते हैं कि सिर्फ एक शारीरिक पक्ष है, बहुत छोटा पक्ष है, उसके अंदर ही होने वाली अभिवृद्धि यदि पूरे की तुलना में हम यदि देखें। ठीक है, फिर यदि संपूर्ण यानी व्यापक अर्थ में कह सकते हैं, जैसे यहाँ तो सिर्फ क्या कहा हमने? शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? अभिवृद्धि। ठीक है, अब यदि व्यापक अर्थ में देखें कि अपन को शारीरिक के रूप में भी अर्थ देखना पड़ेगा, मानसिक रूप में भी देखना पड़ेगा, संवेगात्मक और सामाजिक, इस तरह से ये बड़ा क्या हो जाएगा? रूप हो जाएगा। उसके अंदर हम उसके अर्थ को जानेंगे। तो ये क्या होगा? संकुचित अर्थ, और ये क्या होगा? व्यापक अर्थ होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखिए बाह्य स्वरूप में होने वाला परिवर्तन। देखिए शारीरिक पक्ष में यदि हम देखें कि बाह्य रूप से अपन को दिखता है, छोटा बच्चा शिशु जन्म लेता है, उसकी लंबाई बहुत कम होती है, फिर वो धीरे धीरे 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 3-4 साल इस तरह से बड़ा होता जाता है, और वो हमको क्या है? बाह्य रूप से दिखता जाता है। यानी कि एक छोटा सा बच्चा वो कब बड़ा हो जाता है धीरे धीरे करके, वो सब हम देख सकते हैं। बाह्य स्वरूप को हम देख सकते हैं कि किस तरह से अभिवृद्धि हो रही है। मतलब कहने का अर्थ है कि अभिवृद्धि के अंदर क्या है कि हम उसको बाह्य रूप से हम अपनी आंखों से उसको देख सकते हैं कि अभिवृद्धि हो रही है। लेकिन विकास जो है वो बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। क्या होता है? बाह्य और आंतरिक। यानी कि अभिवृद्धि जो शारीरिक पक्ष है वो क्या है? विकास का जो शारीरिक पक्ष है उसके अंदर तो क्या है? बाह्य रूप से हम देख सकते हैं। आंतरिक पक्ष जैसे मानसिक पक्ष के अंदर क्या हम बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर इतनी सोच का वृद्धि हुई है, इतनी इतनी सोच इसके अंदर बढ़ी है, यानी तर्क शक्ति इतनी इतनी बढ़ी है? नहीं बता सकते ना। बाह्य रूप से हम नहीं देख सकते ना कि किस तरह से ये व्यक्ति सोच विचार रहा है, तर्क कर रहा है, या उसमें सामाजिक गुणों का कितना भाव है, कितना उसके अंदर सामाजिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो हम नहीं देख सकते, यानी ये क्या है? आंतरिक रूप से होते हैं। ठीक है, फिर आता है कुछ समय पश्चात रुक जाती है। देखिए इंपॉर्टेंट है कि अभिवृद्धि जो है वो क्या है? कुछ समय पश्चात रुक जाती है। कहते हैं ना कि लगभग 18 साल तक
एक व्यक्ति की जितनी वृद्धि होनी है वो हो जाती है, यानी लंबाई में जितनी वृद्धि कर चुका है वो हो जाती है, उसके बाद उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। यदि हम देखें कि जन्म से लेकर यदि व्यक्ति बढ़ता ही जाए तो जीवन के अंत तक एक व्यक्ति की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है कि जो वृद्धि है वो क्या है, आपके निश्चित समय बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। यानी किशोरावस्था तक एक व्यक्ति की जितनी वृद्धि होनी होती है, जितनी लंबाई में वृद्धि होनी होती है वो हो जाती है, उसके बाद वृद्धि नहीं होती है। तो कहने का अर्थ है कि कुछ समय पश्चात अभिवृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, देखिए कि मानसिक विकास है वो प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी, बीच में थोड़ी ना रुकेगी कि 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अब इसकी मानसिक विकास रुक गया, नहीं, उसका बढ़ता ही जाएगा। जितनी ज़्यादा, मैं क्या बोलती हूँ कि जितना ज़्यादा हम माइंड का उपयोग करेंगे, जितना ज़्यादा हम अच्छे अच्छे कार्यों में मन लगाएंगे, उसी क्षेत्र में अपना क्या है, डेवलपमेंट होता जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, फिर आता है केवल आकार में बढ़ने से संबंध रखती है। अभिवृद्धि जो है केवल आकार बढ़ने में से, क्यों, शारीरिक पक्ष में है तो शारीरिक पक्ष में सिर्फ आकार बढ़ने में, कि एक व्यक्ति किस तरह से एक लंबाई में वृद्धि करता है, सिर्फ आकार बढ़ने से क्या रखती है, संबंध रखती है। लेकिन विकास जो है, विकास क्या है, संपूर्ण परिवर्तनों से संबंधित रखता है, वो लंबाई में वृद्धि से भी रखता है, वो आपका मानसिक विकास किस तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है उसमें भी क्या है, उनमें भी परिवर्तन जो हो रहे हैं उससे भी संबंध रखता है। और आपका संवेगात्मक, यानी संवेगात्मक क्या होता है कि संवेग मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह से हम अपने क्रोध को व्यक्त करते हैं, हम अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं, उसे कहा जाता है संवेगात्मक पक्ष। ठीक है, सामाजिक पक्ष यानी किस तरह का हमारा सामाजिक व्यवहार होता है वो कहलाता है सामाजिक पक्ष। ठीक है, तो ये संपूर्ण परिवर्तनों से क्या रखता है, संबंध रखता है, कौन, आपका विकास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अभिवृद्धि को सीधे नापा तोला जा सकता है। देखिए किस तरह से कि एक व्यक्ति जब छोटा था, मतलब जन्म लेता है, इतना बड़ा होता है, फिर उसको क्या है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, एक निश्चित लंबाई क्या है प्राप्त कर लेता है। तो क्या हम सीधे इसको नाप नहीं सकते, जैसे इंची टेप लेके यहाँ तक नापा कि ये 2 इंच का है या 4 इंच का, 5 इंच का, यहाँ आते आते 6 इंच का हो गया। यानी कि हम डायरेक्ट क्या है उसके नाप तथा तोल सकते कि ये व्यक्ति इतने किलो का है या इतने किलो का है। ठीक है, तो क्या है, कहने का अर्थ है कि नाप तो सीधे हम अभिवृद्धि को नापा तथा तोला जा सकता है, जबकि विकास का सीधे मापन संभव नहीं है। विकास का सीधे मापन संभव कैसे, देखिए कि जैसे मानसिक विकास है, क्या आप बता सकते हो कि इसके अंदर इतने किलो जो सोचने की क्षमता है, या इसके अंदर इतनी मीटर दूरी तक यह सोच सकता है, नहीं बता सकते ना। तो क्या है कि इसका सीधे मापन संभव नहीं है, सीधे मापन संभव नहीं है। कुछ हम यांत्रिक तरीके से हम इसका मापन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम मापन नहीं कर सकते हैं। देखिए परिमाणात्मक, फिर आता है कि अभिवृद्धि जो होती है वो परिमाणात्मक, मात्रात्मक और संख्यात्मक, तीनों वर्ण एक ही है। याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका कि परिमाणात्मक, मात्रात्मक और संख्यात्मक हो सकती है अभिवृद्धि। किस तरह से परिमाणात्मक, यानी मैंने क्या कहा, इस बच्चे की लंबाई जो है वो क्या है आपकी 2 इंच का है, यानी 2 इंच का एक छोटा बच्चा है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ये कितना हो गया, 3 इंच का हो गया, यानी कि क्या है, परिमाण बता रही है। ये क्या बता रही हूँ मैं, परिमाण, यानी 2 इंच का एक बालक है, ये क्या बता रही हूँ, परिमाण बता रही हूँ। मात्रात्मक यानी मात्रा के रूप में, ठीक है। संख्यात्मक यानी 2 जो संख्या ले रहे हैं। लेकिन याद रखना, विकास जो है वो परिमाणात्मक तो होगा ही, क्यों, क्योंकि शारीरिक पक्ष भी किसके अंदर आता है, विकास के अंदर आता है। तो परिमाणात्मक, और परिमाणात्मक के साथ साथ क्या होगा, गुणात्मक भी होगा। कहते हैं ना कि इस व्यक्ति के अंदर सामाजिक गुण जो है वो कूट कूट कर भरे हैं, यानी यह बाहर के लोगों के साथ व्यवहारिक रूप से रहता है। तो हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर सामाजिक गुण कूट कूट कर भरे हैं, यानी गुणात्मक विकास है। ठीक है, मानसिक यानी कि इसका माइंड इस तरह से चलता है, बहुत ही अच्छे गुण रखता है।
ठीक है, यानी ये क्या है, इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों आते हैं, किसके अंदर, विकास के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट समझाने से पहले मैं बताती हूँ कि कुछ कवियों ने क्या है कि एक व्यक्ति की तुलना, अपने जिंदगी की तुलना किससे की है, एक पुष्प से की है, कि जिस तरह से एक पुष्प की छोटी सी जिंदगी होती है वैसे ही एक मनुष्य की भी क्या है, एक छोटी सी जिंदगी होती है। इसीलिए हर बार कहते हैं कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये छोटी सी ज़िंदगी है, आप इसमें हंसते हुए मुस्कुराते हुए रहिए, अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिए और अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा कर दिखाइए जो क्या है, आप इस छोटी सी ज़िंदगी आपके जाने के बाद भी आपको दुनिया याद करे। ठीक है, लेकिन इन वहाँ तक, उस तक पहुँचने के लिए रास्ता ऐसा अपनाइए कि आप अपनी जिंदगी के दूसरों के साथ तो रंग लगाओगे, लेकिन खुद अपने इंटरेस्ट के साथ जीते हुए आगे बढ़े। कहने का अर्थ है कि आप हंसते मुस्कुराते हुए पढ़िए, एक पढ़ाई को वर्डन लेकर मत पढ़िए। यदि आप उस पढ़ाई को वर्डन लेकर बोझ समझकर पढ़ोगे तो वो आप पर बोझ बनती जाएगी और ना ही आपके याद होता जाएगा। तो इसलिए कहने का अर्थ है कि आप अपनी पढ़ाई को अपने मतलब एक अच्छे ऐसे लेकर पढ़िए कि हाँ ये तो बहुत अच्छा कार्य है, मैं उसी को तो मेरे अच्छे से बढ़िया से करूँगा। ठीक है, तो फूल से किस तरह से तुलना की है, जैसे हम देखें कि एक छोटी सी कली, यानी फूल जब निकलता है एक छोटी सी कली होती है, तो उसकी तुलना, यानी एक छोटा सा शिशु जब पैदा होता है, एक छोटा सा मासूम सा शिशु जिस तरह से एक पुष्प की कली होती है। ठीक है, फिर क्या है, जैसे जैसे पुष्प क्या है थोड़ा बड़ा होता है, वैसे ही क्या है एक जो बच्चा है वो भी क्या है, शिशु से क्या हो जाता है, बाल्यावस्था किशोरावस्था तक आ जाता है। यानी किशोरावस्था एक क्या है, एक फूल जो है पूर्ण रूप से खिला हुआ फूल जो होता है वो आपके किशोरावस्था से तुलना की है। जिस प्रकार से किशोरावस्था से फिर वापस क्या है वयस्क अवस्था और वर्धावस्था आती है, तो वो क्या है मुरझाता जाता है, यानी फूल क्या है हो जाता है, मुरझाता जाता है। देखिए किस तरह से पुष्प खिलकर एक पूर्ण रूप से खिला और फिर वापस से क्या हो गया, मुरझा गया। उसी तरह से एक बालक पैदा हुआ और किशोरावस्था तक पहुंचा, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे की छाइयाँ झुर्रियाँ पड़ जाती है, वर्दी रुक जाती है। ठीक है, फिर वापस क्या है अपनी ज़िंदगी की और वर्धावस्था तक आते आते और फिर अपने ज़िंदगी का एंड कर लेता है। यानी कि एक पुष्प खिलता है उसी प्रकार से एक बच्चा भी खिलता है, बड़ा होता है, किशोरावस्था प्राप्त कर लेता है, फिर क्या है वापस अपनी ज़िंदगी का यानी पूर्ण रूप से वर्दी करने के बाद फिर क्या है चेहरे की छाइयाँ पड़ जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है और क्या है वर्दी रुक जाती है और फिर धीरे धीरे करके वर्धावस्था आ जाती है। और वर्धावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसके पास कोई भी बैठना पसंद नहीं करता है, या कह सकते हैं कि जिसमें हमको थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन यदि हम अपने मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो वर्धावस्था अपनी बहुत ही अच्छे से गुजरेगी। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ जो है रचनात्मक परिवर्तन का अर्थ है कि किस तरह से एक पुष्प खिलता है, यानी जो बालक है उस बालक कहाँ तक, जो शिशु शैशवावस्था से कहाँ जा रहा है, किशोरावस्था तक। यानी रचनात्मक परिवर्तन की तुलना की है कहाँ से, किशोरावस्था तक एक बच्चे का जो है वर्दी होकर कहाँ तक जाना, किशोरावस्था तक। तो अभिवृद्धि के अंदर क्या होगा, रचनात्मक परिवर्तन। तो रचनात्मक परिवर्तन नाम आए तो आप किशोरावस्था से समझना कि बच्चा शिशु है, शिशु से कहाँ जा रहा है, किशोरावस्था तक, यानी उसका पूर्ण रूप से विकास हो गया, पूर्ण रूप से वर्दी हो गई, उसके बाद वर्दी नहीं होती हैं। तो ये तो क्या है रचनात्मक परिवर्तन तक ही रहेगा। फिर यदि हम बात करें कि जो खिला हुआ पुष्प या किशोरावस्था तक पहुंचने के बाद फिर धीरे धीरे क्या है जिंदगी का बोझ बढ़ता जाता है और अपने चेहरे की भी रौनक खो लेता है और फिर क्या है धीरे धीरे कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। यानी कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे करके विनाशात्मक की ओर जा रहा है। व्यक्ति कहाँ जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है, यानी अंततः उसका जिंदगी का अंत हो जाता है। तो कहाँ जा रहा है, विनाशात्मक। तो देखिए अभिवृद्धि तो कहाँ होती है, किशोरावस्था तक होती है, तो इसलिए अभिवृद्धि में क्या होगा, रचनात्मक परिवर्तन। लेकिन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों कहाँ होंगे, आपके विकास की प्रक्रिया के अंदर होंगे। तो देखिए किशोरावस्था की ओर
रचनात्मक परिवर्तन है वो कहाँ ले जाते हैं, किशोरावस्था की ओर ले जाते हैं, जबकि विनाशात्मक परिवर्तन है वो कहाँ, आपके वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके इसके अभिवृद्धि और विकास में मुख्य अंतर। अब हमारे आते हैं कि विकास की कुछ परिभाषाएं हैं, यानी हम कहें कि बाल विकास की कुछ परिभाषाएं हैं। जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो मैंने यहाँ लिख के आपको बताई है। बाकी मैं मेरे जो नोट्स PDF डालूंगी, जो मेरे खुद हैंड राइटिंग है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो और वो नोट्स पढ़ लेना, वो ही सफिशिएंट है। और ये क्लास साथ में ज़रूर देखना, जिससे आपको बेनिफिट होगा। यानी इस चैप्टर के बड़े ही अच्छे से नोट्स मिलेंगे आपको। तो देखिए, ये है कि विकास की परिभाषा है। सबसे पहली परिभाषा आती है बर्क की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बर्क की परिभाषा। बर्क क्या कहता है कि बाल विकास जो है, बाल विकास एक शाखा है किसकी, मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की वह शाखा, बाल विकास एक शाखा जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था या परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत। तो देखिए, इतनी लंबी चौड़ी आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या है, बस छोटे उस यहाँ से जो मुख्य वर्ड है वो उठाने हैं। जैसे क्या है कि वर्क ने क्या कहा कि जन्म पूर्व यानी गर्भावस्था के अंदर ही, जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था यानी जन्म पूर्व से लेकर किशोरावस्था या परिपक्वावस्था तक जो विकास होता है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अंतर्गत होने वाले विकास का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, फिर आता है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो में आपको क्या याद रखना है, गर्भकाल के प्रारंभ से। देखिए, थोड़े से बाकी परिभाषा सेम सी है, थोड़े से वर्डों का अंतर है कि बर्क ने क्या कहा, जन्म पूर्व कहा और गर्भावस्था का, और इसने क्या कहा कि गर्भकाल, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि गर्भकाल के प्रारंभ से, यानी जब से गर्भ काल प्रारंभ हो जाता है तब से लेकर किशोरावस्था तक के आते हुए, किशोरावस्था तक का जो प्रारंभ होता है, ठीक है, प्रारंभ तक का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, बाल विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आता है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर एक मनोवैज्ञानिक जिन्होंने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या है, जन्म से परिपक्वावस्था तक का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी इन दोनों ने तो क्या कहा, गर्भकाल से ही लेकर, लेकिन इसने क्या कहा कि जन्म से लेकर गर्भकाल की अवस्था को इन्होंने नहीं लिया है। किसने, जेम्स ड्रेवर ने। इन्होंने कहा है जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। तो ये थी मुख्य इंपॉर्टेंट परिभाषा थी। बाकी आप परिभाषा मेरे नोट्स में जाकर देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है एक श्रीमती हरलोक। एक श्रीमती हरलोक है जिन्होंने क्या कहा कि विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा है। कि विकास, जैसे निरंतर विकास होता जाता है ना, उसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन कौन से 4 परिवर्तन है। देखिए आप, आकार में परिवर्तन। देखिए आकार में डायरेक्ट हमको दिख रहा है, एक छोटा बालक जिसके कम लंबाई होती है और छोटा होता है, आकार में बड़ा नहीं होता है। जैसे जैसे क्या है उसके अंदर विकास होता जाता है, जैसे जैसे वो क्या है बड़ा होता जाता है, यानी कि उसके आकार में क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। ठीक है, फिर आता है अनुपात में परिवर्तन। अब देखिए अनुपात में परिवर्तन किस तरह से आता है, तो देखिए जब बच्चा पैदा होता है, शिशुअवस्था में होता है, शिशुअवस्था में जब होता है तो क्या होता है कि इस बच्चे का मस्तिष्क क्या होता है, उसके शरीर का कितना 1/4 होता है, यानी तुलनात्मक रूप से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, फिर जब वो आगे की अवस्था यानी बाल्यावस्था तक आते आते क्या है, उसका मस्तिष्क अपने शरीर का 1/7 भाग हो जाता है। क्या है, 1/7 भाग, यानी पहले बड़ा होता है उसका मस्तिष्क, यानी सिर जो है वो बड़ा होता है, फिर जो धीरे धीरे क्या है इसका सिर छोटा होता जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, अनुपात हुआ कि नहीं हुआ।
बाकी और भी अपन देखें कि जो लड़कियों के अंदर क्या है, ज़्यादा लंबाई कम लंबाई में वृद्धि करती है, जबकि लड़के क्या है ज़्यादा लंबाई में वृद्धि करते हैं। तो ये क्या होते हैं, अनुपात में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे क्या है उनके अनुपात में भी परिवर्तन होता जाता है। यानी जब शेषवावस्था में था बच्चा तब उसका जो सिर है वो क्या है शरीर का 1/4 भाग था, लेकिन फिर क्या है थोड़ा बड़ा हुआ, यानी जब वयस्क अवस्था में आ गया या किशोरावस्था में आ गया तो क्या है उसके शरीर का सिर जो है कितना अनुपात हो गया, 1/7 हो गया। ठीक है, पुराने चिन्हों का लोप, पुराने चिन्हों का लोप की यदि बात करें तो देखिए कि क्या आप अभी क्या है किशोरावस्था पार कर चुके हो, किसी के भी दूध के दांत हैं? नहीं है। यानी कि दूध के दांत जो होते हैं वो लगभग आपके क्या है 6 से 7 साल तक ही रहते हैं, फिर धीरे धीरे क्या है गिरते जाते हैं। 4-5 साल की उम्र में गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और 7 या 8 साल तक आते आते उनके लगभग गिर जाते हैं। यानी कि जो क्या है पुराने चिन्हों का क्या हो गया, लोप हो गया, यानी दूध के दांत क्या हो गए, गिर गए। फिर क्या नए दांत आए, नवीन चिन्हों का उदय हो गया। जैसे थाइमस ग्रंथि की भी बात करें तो वो क्या है बच्चों में पाई जाती है लेकिन वयस्क अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो इस तरह के क्या है इन्होंने 4 क्या बताए परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा। किसने? श्रीमती हरलोक ने। पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, आप देखना प्रैक्टिस करके क्वेश्चनों की, तो आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप और नवीन चिन्हों का उदय, ये 4 परिवर्तन किसने दिए? श्रीमती हरलोक हैं। विकास के नियम, विकास के नियम की यदि बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि कुछ ऐसे नियम हैं जो विकास की प्रक्रिया पर क्या है लागू होते हैं। ठीक है, तो देखिए विकास के नियम की एक एक पे हम चर्चा करेंगे। समान प्रतिमान का नियम, देखिए पहला है समान प्रतिमान का नियम। किस तरह से कि यदि हम देखें कि जो शिशु से लेकर क्या है जो भी शिशु, मतलब कहने का अर्थ है कि चाहे वो गरीब का हो चाहे वो अमीर का हो, उसका विकास हमेशा समान प्रतिमान में होता है, हमेशा समान होता है। चाहे एक बच्चा महल में पल रहा हो चाहे एक बच्चा झोंपड़ी में पल रहा हो, लेकिन विकास हमेशा कैसे होगा कि सबसे पहले वो क्या शेषावस्था में आएगा। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे क्या है बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, वयस्कावस्था, इस तरह से क्या है वो विकास करेगा। यानी ये अवस्थाएं उसको चाहे महल में रखो चाहे आपको उसको झोंपड़ी में रखो, कहने का अर्थ है कि वो हमेशा समान प्रतिमान का नियम क्या होता है लागू होता है। ठीक है, फिर आता है दूसरा क्रमबद्धता का नियम। इसको बोला जाता है निश्चित श्रृंखला का नियम। निश्चित श्रृंखला का नियम, देखिए निश्चित श्रृंखला का नियम यदि हम बात करें किस तरह से कि जैसे बच्चा छोटा होता है सबसे पहले क्या है वो स्वर का उच्चारण करना सीखता है, इस तरह से करेगा। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे क्या है व्यंजन शुरू करेगा, जैसे पा, फिर वो पा, बा, दा, इस तरह से बोलेगा। फिर वो धीरे धीरे क्या है शब्द उपयोग में लाएगा, पा पा, दा दा, ना ना, यानी फिर वो क्या करेगा वर्डों का संयुक्त करेगा, जोड़ेगा। फिर धीरे धीरे क्या है वाक्य को सीखेगा। ठीक है, फिर कई सारे वाक्यों को एक साथ बोलना सीखेगा। यानी क्या हो रही है निश्चित श्रृंखला में चल रहा है, यानी सबसे पहले स्वर, व्यंजन, शब्द और उसके बाद वाक्य सीखेगा। ऐसे नहीं कि सीधा वो वाक्य सीख जाएगा और फिर वर्ड जो है या अक्षर है वो सीखेगा, नहीं। यानी निश्चित श्रृंखला में क्या होगा विकास होगा या क्रमबद्धता का नियम, यानी क्रम से सीखेगा। फिर आता है सतत विकास का नियम। सतत यानी निरंतरता का नियम, इसको बोला जाता है निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम क्या है कि बच्चे का विकास लगातार चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये नहीं कि बच्चा शेषावस्था में आया और वहीं उसका विकास रुक गया, वो वहीं रह गया। ठीक है, ये नहीं होता है। मोस्टली क्या है वो अपवाद होते हैं एक दो कि
जैसे आप बोलोगे कि जो छोटे कद का होता है, बिल्कुल छोटे से कद का, फिर वो उनकी वर्दी क्यों नहीं हुई, वो अलग है। यानी बाकी क्या है कि विकास जो है, याद रखना, विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये हम पीछे अभी पढ़ चुके हैं। अभिवृद्धि होती है वो किशोरावस्था तक चलती है, लेकिन विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, फिर आता है परस्पर संबंध का नियम। परस्पर संबंध का नियम यदि देखें कि सबसे पहले बच्चा क्या है, शैशवावस्था में होता है, फिर उसके बाद क्या है, बाल्यावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है। इस तरह से उनकी जो अवस्थाएं हैं वो एक दूसरे से संबंध रखती है। क्या है, एक दूसरे से संबंध रखती है, यानी जो उसको इफेक्ट शैशवावस्था के अंदर पड़ेगा वो ही उसके क्या है आगे जाकर बाल्यावस्था में, क्यों, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, परस्पर संबंध का नियम, यानी जो बच्चे का विकास हो रहा है वो क्या है, परस्पर संबंध रखता है, उनकी अवस्थाएं जो है वो संबंध रखती है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के नियम का यदि हम देखें कि एक छोटा सा बालक है, उसके ऊपर क्या है, पालने में सुला रखा है, उसके ऊपर क्या है, खिलौने रख दिए, इस तरह से खिलौने लटका दिए, तो वो बच्चा क्या करेगा, हाथ पैर दोनों से क्या करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। यानी क्या कर रहा है, सामान्यीकरण कर रहा है। क्या कर रहा है, सामान्यीकरण कर रहा है, यानी हाथ पैर सभी से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा वो क्या है, अपने सिर्फ हाथ का प्रयोग करेगा, किसी वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ का प्रयोग करेगा। वो भी हाथ के अंदर भी देखे, सबसे पहले अंगुलियों का प्रयोग करेगा, फिर जो आगे थोड़ा और विकास हो जाएगा फिर वो अंगूठे के और अंगुली से क्या करेगा, किसी वस्तु को पकड़ने का क्रिया करेगा। यानी एक तो हाथ पैर सभी को चला रहा है पकड़ने के लिए, वो क्या है, सामान्य। फिर वो क्या है, एक विशिष्ट, यानी हाथ से किसी वस्तु को पकड़ रहा है, किससे, हाथ से किसी वस्तु को पकड़ रहा है। विशिष्ट, यानी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का क्या होता है, इसमें विकास के अंदर समावेश होता है, यानी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं किस तरह से कि एक बालक है, जब वो शैशवावस्था में होता है तो वो किसी वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ पैर सभी चलाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका विकास हो जाता है, तो क्या है, फिर वो एक हाथ से अपनी वस्तु को पकड़ लेता है। यह विकास के किस नियम को इंगित करता है, तो याद रखना, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम क्या करता है, इंगित करता है। निश्चित दिशा का नियम, ये इंपॉर्टेंट है। निश्चित दिशा का नियम, यानी विकास में एक निश्चित दिशा होती है। मस्तकादोमुखी नियम। मस्तकादोमुखी नियम क्या होता है कि देखिए, सिर से पैर की ओर, विकास हमेशा क्या है, सिर से पैर की ओर होता है। देखिए, सबसे पहले जो है बच्चा जो है, छोटा बच्चा, देखिए जब वो बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, वो लेटा रहता है, करवट बदलना नहीं आता है। फिर वो धीरे धीरे करके क्या है, थोड़ा करवट बदलना सीखता है। करवट बदलने के बाद क्या है, वो करवट बदला और बदलने के बाद क्या उठाएगा, सिर उठाएगा। सबसे पहले क्या उठाएगा, सिर उठाएगा। फिर धीरे धीरे क्या है, धड़ उठाना सीखेगा। धड़ उठाने के बाद क्या है, वो पैर के बल खड़ा होना सीखेगा। फिर वो क्या है, चलना सीखेगा। इस तरह से सबसे पहले किसका विकास हो रहा है, सिर का। यानी सबसे पहले क्या है, बालक सिर उठाना, करवट बदली, करवट बदलने के बाद क्या उठा रहा है, सिर। सिर के बाद क्या उठाना, धड़ उठाना, यानी घुटनों के बल चल रहा है, धड़ उठाना सीख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, पैरों के बल चलना सीखता है। यानी सिर से पैर की ओर क्या है, मस्तकादोमुखी नियम, यानी जो निश्चित दिशा में विकास किस तरह से होता है, सिर से पैर की ओर क्या होता है, एक बालक का विकास होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बालक का विकास सिर से पैर की हो रहा है, पैर की ओर हो रहा है, यह किस नियम को इंगित करता है, या इसके अंदर कौन सा नियम समाविष्ट है। देखिए, फिर आता है निकट दूर का नियम। क्या, निकट दूर का नियम, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। देखिए, याद रखना कि हमेशा
जो एक व्यक्ति का विकास होता है वो सबसे पहले केंद्र में होगा और फिर धीरे धीरे क्या है बाहर परिधि की ओर होता है। किस तरह से, सबसे पहले हम देखें तो क्या है, अपनी रीढ़ की हड्डी क्या बनती है। जब गर्भावस्था में हम होते हैं तो सबसे पहले हमारी क्या है, रीढ़ की हड्डी बनती है। रीढ़ की हड्डी बनने के बाद धीरे अन्य जो अंग है परिधि की ओर बनते जाते हैं, यानी सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। याद रखना, विकास हमेशा सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। किस तरह से याद रखोगे, ऊपर से नीचे, बीच से साइडों की तरफ, यानी सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। याद रखना ये दोनों। मस्तकोद्मुखी नियम क्या कहता है, सिर से पैर की ओर। निकट दूर नियम क्या कहता है, केंद्र से परिधि की ओर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। अब व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम क्या कहता है कि जैसे देखिए कि अलग अलग जो बालक है उसमें अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है, कि वो हम किस तरह से, देखिए कि एक बच्चा क्या है आगे जाकर क्या होगा, बड़ा बनकर विद्वान बनेगा। एक आगे जाकर क्या है अलग, जैसे कवि बनेगा, लेखक बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा। यानी अलग अलग बालकों में अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है, वो कहलाती है व्यक्तिगत विभिन्नता। यानी विकास में क्या है, उसके व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। विकास की गति में भिन्नता, देखिए विकास की गति में भिन्नता, याद रखना विकास की गति में भिन्नता होती है। किस तरह से, एक बालक का विकास क्या है जल्दी हो जाता है, मतलब माना कि विकास क्रम हमेशा क्या है एक जैसा रहेगा। याद रखना क्रम हमेशा एक जैसा रहेगा, निरंतर विकास होगा, समान क्या है प्रतिमान होगा, लेकिन गति में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। यानी एक बच्चा जब पैदा हुआ वो जल्दी घुटनों के बल चलना सीख जाएगा, या उनके जल्दी दांत निकल आएंगे, या वो बोलना जल्दी सीख जाएगा। एक बालक जो दूसरा है वो क्या है, लेट घुटनों के बल चलना सीखेगा, लेट पैरों के बल चलना सीखेगा, या उनके लेट दांत निकलेंगे थोड़े, या फिर वो बोलना भी लेट सीखेगा। तो ये उसकी क्या है गति, विकास की गति में क्या पाई जा रही है, भिन्नता पाई जा रही है। ठीक है। फिर आता है अंतःक्रिया का नियम। अंतःक्रिया का नियम क्या कहता है कि जब बालक जो है उसका विकास क्या है, देखकर सुनकर क्या करता है, अनुकरण करता है, जिससे बालक का विकास पर क्या है प्रभावित होता है। किस तरह से, देखिए कि हम क्या कहते हैं कि एक जो पहला बच्चा है उसका विकास ज़्यादा होगा या दूसरे बच्चे का विकास ज़्यादा होगा। तो याद रखना हमेशा दूसरे बच्चे का विकास क्या है तीव्र गति से होता है या जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, पहले बच्चे को देखकर क्या करता है, देखकर सुनकर क्या करता है, अनुकरण यानी सीखता है। तो ये ये नियम क्या कहलाता है, अंतःक्रिया का नियम। पूछा जाता है कि देखकर सुनकर अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है, यह विकास के किस नियम पर आधारित है। तो याद रखना किस पर, अंतःक्रिया का नियम। फिर आता है वर्तुलाकार नियम। वर्तुलाकार का नियम देखिए कि ये नहीं होता है कि बालक का विकास जो लंबाई में वृद्धि करता है, यानी शारीरिक पक्ष में ही क्या होता है, विकास होता है। नहीं, विकास क्या है, चारों तरफ होता है, यानी उसके शारीरिक पक्ष में भी होता है, मानसिक पक्ष में भी होता है, संवेगात्मक पक्ष में भी होता है, और आपका सामाजिक पक्ष में भी विकास होता है। ठीक है। और यहाँ बता देती हूँ कि वर्तुलाकार का अर्थ है कि चारों तरफ से क्या होना, विकास होना, लंबाई में भी, मानसिक रूप से भी विकास होना, सामाजिक का भी प्रभाव पड़ना, यानी सामाजिकता का भी विकास होना, संवेगात्मक बुद्धि का भी क्या होना, विकास होना। तो ये सबके सब क्या कहलाते हैं, यानी ऑलराउंड होना, वर्तुलाकार। अब एक इसमें यहाँ जो चार मैंने नियम बताए थे, जो चार मैंने पक्ष बताए थे, उन पक्षों में क्रम पूछा जाता है। किस तरह से, देखिए मैंने कौन कौन से आपको पक्ष बताए थे, एक बार मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, वहाँ बताना भूल गई थी लेकिन मैं यहाँ बता देती हूँ। देखिए हमने क्या पढ़ा था, चार पक्ष पढ़े थे। शारीरिक पक्ष जो क्या है, अभिवृद्धि से संबंधित है। ठीक है। मानसिक पक्ष, और तीसरा हमने क्या, संवेगात्मक पक्ष, या इसको संज्ञानात्मक पक्ष भी बोला जाता है। क्या, संज्ञानात्मक पक्ष। चौथा है आपका सामाजिक पक्ष। देखिए यदि पूछे
कि विकास के चारों पक्ष, ऐसे सत्य असत्य कथन वाले में पूछ लिया जाता है कि क्या विकास के चारों पक्ष एक दूसरे से संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि चारों पक्ष एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना कि जो शारीरिक तथा मानसिक पक्ष है उसका क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। यानी कि यदि आपका शारीरिक पक्ष अच्छा है तो उसका मानसिक पक्ष भी अच्छा होगा। यानी एक व्यक्ति का यदि मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहा है तो वो क्या है, शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ होता जाएगा। या फिर कहें कि एक व्यक्ति यदि वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो रहा है तो उसका मानसिक रूप से भी वो अस्वस्थ होगा। यानी दोनों पर क्या है, असर पड़ता है। किस तरह से पूछ लिया जाता है कि आपका यदि बायां हेमिस्फीयर काम करना बंद कर दे, जैसे लकवे की शिकायत होती है ना, तो उसमें यदि बाएं हेमिस्फीयर काम करना बंद कर देता है तो उसके दायां पार्ट क्या है, बंद कर देता है काम करना। शरीर का दायां पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है। जब यदि दायां हेमिस्फीयर काम करना बंद कर देता है, दायां हेमिस्फीयर यदि रुक जाता है तो फिर क्या है, आपका जो शरीर का बायां पार्ट है वो क्या है, काम करना बंद कर देता है। पूछा जाता है कि दायां हेमिस्फीयर शरीर के कौन से पार्ट में इफेक्ट डालता है या प्रभाव डालता है, तो याद रखना दायां बाएं पे और बायां दाएं पे, ये उल्टा होता है। तो ये किसके, शारीरिक और मानसिक पक्ष एक दूसरे से क्या रखते हैं, घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ठीक है, फिर उसका क्रम पूछा जाता है कि क्रम पूछा जाता है तो क्रम आप इसी अनुसार याद रखना कि विकास निम्न में से, क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से विकास का क्रम है, सही विकास का सही क्रम है। ठीक है, विकास का सही क्रम यदि सबसे पहले शारीरिक पक्ष, दूसरा फिर क्या आएगा, पहला, दूसरा मानसिक पक्ष और तीसरा आपका क्या है, संवेगात्मक और चौथा सामाजिक। अब देखो क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले कहाँ होते हैं। अब दो तो ऐसे ही देंगे, शारीरिक पक्ष और मानसिक पक्ष, अब तीसरे की जगह चौथा दे देंगे और चौथे की जगह तीसरा दे देंगे। और क्या है, यदि एक ही देंगे, जैसे पहले सामाजिक पक्ष दे दिया फिर संवेगात्मक पक्ष दे दिया। ठीक है, तो इन दोनों के मैं बता देती हूँ कि ये दोनों साथ साथ में चलते हैं, संवेगात्मक और सामाजिक पक्ष दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो यदि इस तरह से शारीरिक पक्ष, फिर मानसिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष और फिर आपका यदि सामाजिक पक्ष आता है और फिर यदि संवेगात्मक पक्ष आता है तो भी सही है। और यदि इस तरह से आ जाए, सामाजिक पक्ष की जगह संवेगात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष आ जाए और यहाँ सामाजिक पक्ष आ जाए तो भी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी इन दोनों में से एक देंगे। यहाँ अंतर आपको यहाँ समझना है क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो ये पहले लिख दो या ये पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना आपको कहाँ है कि शारीरिक पक्ष पहले आएगा या मानसिक पक्ष पहले आएगा, तो आपका शारीरिक पक्ष पहले आएगा। तो ये था आपका जो पक्ष है उसका क्रम, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर देखिए यहाँ हम वर्तुलाकार का नियम हम लोगों ने देख लिया है। फिर आता है विकास में परिवर्तन का नियम। क्या है, विकास में परिवर्तन का नियम। देखिए विकास में परिवर्तन होता है किस तरह से, कि जैसे हम बात करें कि छोटे बाल शिशुअवस्था होती हैं, उसके अंदर क्या है, जैसे जैसे विकास होता है, यानी कि बच्चा क्या है, बोलना सीखता है, पहले ध्वनि निकालता है, फिर उसके बाद घुटनों के बल चलना सीखता है। लेकिन जो बाल्यावस्था आती है उसमें विकास थोड़ा क्या है, अलग तरह से होगा। यानी वो क्या करेगा, उसकी मानसिक रूप से भी मानसिक पक्ष का है वो भी विकास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि विकास में परिवर्तन होता है, परिवर्तन पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकास में परिवर्तन का नियम कहा जाता है। फिर होता है पूर्वानुमान या पूर्वकथन या भविष्यवाणी का नियम। देखिए हम छोटे बालकों को देखकर क्या कर लेते हैं, भविष्यवाणी कर लेते हैं। यानी अपने दादा दादी ये क्या कहते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर डॉक्टर बनेगा या ये बच्चा आगे जाकर विवेकशील बनेगा या बुद्धिमान बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो शिशुअवस्था की या बाल्यावस्था का जो विकास है उसको देखकर हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पूर्वकथन कह सकते हैं। देख जैसे उसकी बच्चे की कार्यशैली देखकर हम उसके आगे के विकास का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। देखिए प्रत्येक अवस्था यानी
क्या है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, ये जो अवस्थाएं हैं उनके अपने अपने खतरे होते हैं। यानी शैशवावस्था में यदि बच्चे का परवरिश अच्छे से नहीं की जाए तो उसके अपने खतरे अलग होते हैं, और बाल्यावस्था में यदि उसकी सही से परवरिश नहीं की जाए तो उनके खतरे अलग होते हैं। कहने का अर्थ है कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे अलग अलग होते हैं। ठीक है, विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती हैं। देखिए, विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती। शैशवावस्था में बच्चे को बिल्कुल टेंशन फ्री, बिल्कुल भी उनको कुछ पता नहीं होता कि ये क्या करना है। बच्चा झट से भाग के जाएगा, आग के पास जाएगा, नहीं पता उनको कि आग के पास जाने से हाथ जल जाएगा, या कुछ उसको सोच विचार करने की शक्ति नहीं होती है। वो क्या है, अपने ही धुन में, अपने ही मगन में, सुख शांति में रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बाल्यावस्था में आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, यानी कि बच्चा किसी के साथ खेलता है और किसी ने कुछ वस्तु नहीं दी तो वो गुस्सा आ जाता है, रोने लग जाता है, अपने मम्मी पापा से आके क्या करता है, शिकायत करता है। तो क्या है, उसकी सुख शांति थोड़ी अलग होती है किससे, शैशवावस्था से। फिर जैसे जैसे किशोरावस्था आते तो क्या है, दुखों का भंडार हो जाता है, बच्चे के दिमाग में शिकायतें ही शिकायतें रहती है, जिसको हम तूफानी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या है कि एक समान, कहने का अर्थ है कि सुख शांति सभी अवस्थाओं में एक समान नहीं रहती है। फिर आता है कि प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए, प्रारंभिक यानी शैशवावस्था का जो विकास है, परवर्ती यानी बाद वाली, देखिए ये परवर्ती का अर्थ होता है बाद वाली। कहने का अर्थ है कि प्रारंभिक विकास यानी सबसे पहले जो विकास होता है वो बाद वाले विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। कैसे कि यदि बच्चे की, बोला जाता है ना कि जैसे कि बच्चे के यदि 3 साल तक परवरिश अच्छे से हो जाए, उसको इस तरह के माहौल में या इस तरह के वातावरण में रखा जाए तो वो बच्चा आगे डगमगाने वाला नहीं। कहने का अर्थ है कि जो प्रारंभिक विकास का काल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है और उसको ज़्यादा अच्छी तरह से रखना और उनकी परवरिश करना चाहिए, क्योंकि वो अधिक महत्वपूर्ण काल होता है। वो बच्चा जहाँ हम घड़ने योग्य अवस्था कहते हैं, शैशवावस्था को हम क्या कहते हैं, घड़ने योग्य अवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक कुम्हार घड़े को घड़ देता है, उसके बाद वो वैसा क्या है, वैसा ही बन जाता है। यानी हम उसको जिस तरह का आकार या जिस तरह के हम गुणों को उसमें प्रवेश करवाएंगे वो प्रारंभिक अवस्था में ही करा सकते हैं। फिर आती हैं वंशानुक्रम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम वह वातावरण का गुणनफल का नियम। देखिए, विकास हमेशा वातावरण तथा वंशानुक्रम का गुणनफल होता है। क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। यानी हेरिडिटी, वंशानुक्रम हेरिडिटी और आपका इन्वॉल्वमेंट बराबर क्या होता है, विकास, डेवलपमेंट। देखिए कि यदि वंशानुक्रम को शून्य कर दिया जाए और वातावरण को रखा जाए तो विकास क्या होगा, शून्य होगा। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि वंशानुक्रम का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़े, वंशानुक्रम को शून्य कर दिया जाए, तो यदि उसको वातावरण अच्छा दिया जाए तो क्या बालक का विकास हो पाएगा? नहीं। ठीक है, यदि वातावरण शून्य कर दिया जाए, वंशानुक्रम को जैसे कुछ रखा जाए यानी वंशानुक्रम को रखा जाए तो विकास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, शून्य होगा। कहने का अर्थ है कि दोनों का गुणनफल ही क्या होता है, विकास होता है। सबसे ज़्यादा वंशानुक्रम का इफेक्ट पड़ता है और फिर क्या है, वातावरण का पड़ता है। लेकिन ये इनका जो क्या होगा, गुणनफल जो होगा, यानी इसका गुणनफल किसके बराबर होगा, विकास के बराबर होगा। ये प्रक्रिया याद रखना, प्लस नहीं करना है, प्लस करने पर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा और यहाँ से मैथमेटिकली क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल किस पर इफेक्ट डालता है, विकास, यानी विकास किसके बराबर होता है, एक व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक है, तो ये थे विकास के नियम। अब आता है वंशानुक्रम और वातावरण का। हमने क्या देखा है कि वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल क्या है, एक व्यक्ति के विकास के बराबर होता है। ठीक है, तो हम उनको जो कारक दोनों हैं, वंशानुक्रम व वातावरण, उनका हम पढ़ते हैं। देखिए, वंशानुक्रम है यह महत्वपूर्ण या प्रमुख कारक कहा जाता है। क्या?
प्रमुख कारक कहा जाता है कि एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। देखिए, सबसे पहले हम वंशानुक्रम के सिद्धांत को पढ़ते हैं। वंशानुक्रम क्या होता है कि एक माता पिता से लक्षणों का एक संतान के अंदर आना, ठीक है। जो माता पिता के अंदर लक्षण पाए जाते हैं, उन लक्षणों का एक संतान के अंदर पैदा होना या एक संतान के अंदर आना क्या होता है, वंशानुक्रम कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर सिद्धांत पढ़ते हैं। पहला सिद्धांत है विज़मैन का जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। तो देखिए, विज़मैन क्या कहता है, विज़मैन कहता है कि जनन द्रव्य एक जनन द्रव्य है जो निरंतर लगातार क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आता जाता है, जिसके कारण क्या है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन होता रहता है। यानी जनन द्रव्य है वो निरंतर बना रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है, ठीक है। फिर क्या है, उपार्जित गुणों के असंचरण का अध्ययन। उपार्जित यानी अर्जित, बाहर से ग्रहण किए हुए लक्षण। उपार्जित या अर्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत, यह सिद्धांत भी किसने दिया, विज़मैन ने। विज़मैन क्या कहता है कि जो गुण हम बाहर से ग्रहण करते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता है। जैसे यदि हम कह दें कि इन्होंने प्रयोग किया चूहे पर, चूहे की पूंछ काटी और फिर क्या है, उन्होंने देखा दूसरी पीढ़ी में चूहे की पूंछ कटी हुई नहीं, कटे हुए पूंछ से चूहे प्राप्त नहीं हुए, यानी पूंछ युक्त चूहे प्राप्त हुए। इन्होंने सोचा कि चूहे की पूंछ काटने पर क्या जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसकी भी पूंछ कटी होगी, तो ऐसा नहीं हुआ। तो इन्होंने सिद्धांत दिया कि उपार्जित या अर्जित गुण जो है वो असंचरित होते हैं, यानी बाहर से अर्जित किए हुए गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। अब है उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत लेमार्क ने दिया। किसने दिया, लेमार्क ने। लेमार्क ने जिराफ पर प्रयोग किया। जिराफ, सबसे पहले जिराफ क्या होता है, उनकी गर्दन छोटी होती है, फिर वो क्या है, उसको बड़ी बड़ी वनस्पति से के पास लेता जाता है। जैसे जैसे क्या है उपयोग में लेता है वो अपनी गर्दन को, जिराफ, तो उनकी गर्दन क्या है, लंबी होती जाती है और एक पीढ़ी से फिर दूसरी पीढ़ी में जो जिराफ पैदा होते हैं उनकी गर्दन भी क्या है, लंबी होती है। पूरा अपन को डिटेल से विज्ञान के अंदर नहीं जाना है, अपन को पढ़ना है कि जो अर्जित गुण हैं, अर्जित गुण का संचरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, लेमार्क के द्वारा। इन्होंने किस पे प्रयोग किया, जिराफ पर प्रयोग किया, ठीक है। फिर आता है गाल्टन का सिद्धांत, गाल्टन का जीव सांख्यिकी या बायोमेट्री सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार गाल्टन क्या कहता है कि जो गुण, मतलब कहने का अर्थ है कि जो नाना नानी हैं उनके गुण अपने में आना। जैसे मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा है, मेरे मम्मी पापा से मेरे नाना नानी और दादा दादी। कहने का अर्थ है कि मेरे अंदर गुण वो सम्मिलित है जो मेरे नाना नानी या मेरे दादा दादी के अंदर है। यानी एक पीढ़ी के अंदर जो गुण हैं वो पूर्व या पहले वाली पीढ़ी के भी गुण उसके अंदर समाहित होते हैं, ठीक है। जीव सांख्यिकी कहा जाता है। मेंडल का सिद्धांत या वर्ण संकरता का सिद्धांत। देखिए, मेंडल ने क्या कहा कि एक पीढ़ी के अंदर जो गुण हैं वो अगली पीढ़ी में भिन्नता रखता है, यानी उनके गुणों में भिन्नता आ जाती है। कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनके कारण क्या है, भिन्नता आ जाती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों के अंदर भी भिन्नता आ जाती है, ठीक है। फिर आते हैं वंशानुक्रम के नियम। नियम याद रखना, 3 नियम हैं इनके वंशानुक्रम के। एक है समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम क्या कहता है कि जैसी माता पिता होते हैं, जैसे माता पिता वैसे ही क्या होना, संतान होना, वैसे ही संतान, ठीक है। भिन्नता का नियम होता है कि माता पिता से थोड़ी भिन्न संतान, कि जैसे क्या है, जैसे माता पिता वैसी, यानी एक मतलब दिमाग, क्या कहें कि एक भोली भाली माता पिता है, भोली भाली एक दंपति है, तो उसके बच्चे भी वैसे ही भोले भाले पैदा हो जाए। कहने का अर्थ है कि जैसे माता पिता वैसी ही संतान, ठीक है। दूसरा है कि माता पिता से थोड़ी भिन्नता रखता है, यानी कहने का अर्थ है कि एक माता पिता के अंदर कुछ अच्छे गुण रखते हैं तो उसकी दूसरी संतानों के अंदर क्या है, कुछ अच्छी होगी, कुछ थोड़े उसमें गुण अलग रखेंगे। एक आता है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि जैसी माता पिता होती है, यानी जैसे उसके माता पिता होते हैं, ठीक उसके विपरीत संतान होना, ठीक उसके विपरीत संतान होना।
कहने का अर्थ है कि एक दंपति ऐसी है कि जो क्या है, मंद बुद्धि रखती है, लेकिन उसकी संतान कैसी हो जाए, प्रतिभाशाली हो जाए। यानी मंद बुद्धि की संतान कैसी, प्रतिभाशाली। यानी माता पिता का गुण कैसा है, मंद बुद्धि का, उसके ठीक विपरीत क्या हो गई, संतान प्रतिभाशाली हो गई। यानी जैसे माता पिता, उसके ठीक विपरीत क्या हो जाना। ये नियम कौन सा नियम है, प्रत्यागमन का नियम। अब आता है वातावरण, जो दूसरा हमारा कारक है वो क्या है, वातावरण। देखिए वातावरण मैंने पूरा डिटेल से आपको व्यक्तित्व वाले चैप्टर के अंदर करवा दिया है, फिर भी आप थोड़ा याद रखना क्या है कि एक व्यक्ति के विकास के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण रखता है। पारिवारिक वातावरण महत्वपूर्ण रखता है, विद्यालय वातावरण महत्वपूर्ण रखता है, उसका भौगोलिक वातावरण महत्वपूर्ण रखता है। देखिए पारिवारिक वातावरण किस तरह से कि यदि परिवार के अंदर कुछ अच्छे संयुक्त परिवार है, उसके अंदर अच्छी अच्छी शिक्षा दी जा रही है तो उसका विकास भी अच्छे से होगा। विद्यालय वातावरण, कि विद्यालय का वातावरण किस तरह का है, उसके अंदर उच्च शिक्षा वाले टीचर है या फिर उसके जो टीचर है वो नॉर्मल टीचर है, या फिर अलग उसकी विद्यालय की व्यवस्था किस तरह से, कि या तो शोर शराबे वाले, यानी पास से ट्रेन गुजर रही है या कुछ ऐसे फैक्ट्री वगैरह है, ठीक है, वहाँ विद्यालय है तो उस पर क्या है, बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा। भौगोलिक वातावरण का अर्थ है कि जैसे अपन पृथ्वी की देखें तो क्या है, यह शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और इस तरह की जलवायु रखती है। यानी हम क्या देखें कि जो ठंडी जलवायु है वहाँ ठंडे दिमाग वाले मिलेंगे, लेकिन जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ थोड़े क्या कहें कि चिड़चिड़े स्वभाव वाले व्यक्ति मिलेंगे। तो वो क्या है, भौगोलिक वातावरण का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। सामाजिक वातावरण, कि एक व्यक्ति किस तरह के समाज के अंदर रहता है, उसकी मित्र मंडली किस तरह की है, ठीक है। नहीं, जैसे कि अपन देखें स्कूल के अंदर क्या है, बच्चों के मित्र किस प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे मित्र पाए जाते हैं, किसी के बेकार बाल अपराधी मित्र पाए जाते हैं, तो वो वैसा ही उसके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। तो ये था वातावरण का। यह है विकास की अवस्थाएं, ठीक है। विकास की अवस्थाएं यानी विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। विकास की अवस्थाओं को कौन कौन सी, पहली है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और आपकी प्रौढ़ावस्था, ठीक है। शिशुअवस्था को माना जाता है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, जन्म से लेकर क्या माना जाता है, 6 वर्ष तक क्या माना जाता है, शिशुअवस्था माना जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था को माना जाता है 7 से 12 वर्ष, ठीक है। किशोरावस्था की अवधि है 13 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था यानी 18 के बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। तो ये इनके नाम तथा इनकी अवस्था, जो इसकी कितनी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक आयु याद रखना जरूरी है। सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्न में से बाल्य अवस्था की आयु है तो कौन सी, 7 से 12 वर्ष तक, ठीक है। फिर देखिए इनके कुछ इम्पोर्टेंट नाम तथा उनके विकासात्मक कार्य जो है वो हम देखने वाले हैं। ये मैंने इम्पोर्टेंट लिखे हैं, बाकी आपको डिटेल से वहाँ नोट्स में अभी मैंने टेलीग्राम पे डाल दूंगी ये लेसन करवाने के बाद, तो वहाँ आप नोट्स देख लेना, ठीक है ना। वहाँ से नोट्स भी देख लेना, क्योंकि यहाँ मैं इम्पोर्टेंट लेके आई हूँ, नहीं तो फिर अपना ये वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी इसके बाद वो भी रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। तो देखिए शिशुअवस्था को कहा जाता है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने ये पहले ही कहा था कि ये घड़ने योग्य अवस्था होती है। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण काल, यदि यहाँ बच्चे को अपन इस तरह के माहौल में रखकर उसको अच्छी शिक्षा दे दें तो क्या है, वो उसका आगे का जो जीवन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट तथा वो जिंदगी में एक अच्छा व्यक्ति साबित होता है, ठीक है। तो ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। भावी जीवन की आधारशिला, देखिए भावी जीवन की आधारशिला यानी कि बच्चे को कहें कि जैसे मैंने ये कहा सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ यही से हम बच्चे को क्या है घड़ते हैं। यानी कि यही बात है कि भावी जीवन की, यदि आगे का जीवन उसका अच्छा बनाना है या एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उसको साबित करना है तो ये उसकी आधारशिला मानी जाती है। यानी कि हम देखें कि क्या बोलते हैं कि एक पेड़ मजबूत कब होता है, तब उसकी जड़ मजबूत होती है, यानी उसका आधार मजबूत है। वो ये है कि यदि उसकी आधारशिला ये
जो शेषवावस्था है ये यदि अच्छे से उसको घड़ देंगे तो उसका जीवन जो है वो आगे का संवर जाएगा, भावी जीवन संवर जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आता है सीखने का आदर्श काल, कि बच्चा यहीं से सीखता है, देखकर सुनकर क्या करता है, अनुकरण करता है, देखकर सुनकर क्या करता है, अनुकरण करता है, फिर वो बच्चा सीखता है, यानी सीखने का आदर्श काल। देखिए बच्चे के सामने यदि आप इन्होंने कुछ देख लिया और वो सुन लिया, वो कभी नहीं भूलेगा, वो उसको ध्यान मगन लगाकर क्या है, ध्यान लगाकर अच्छे से वो पढ़ता है तो वो क्या है उसके स्थायी रहता है। अब अपन क्या करते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जो शेषवावस्था होती है ना, यहाँ आगे हम पढ़ेंगे, इसके अंदर अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, यानी बच्चा चिंतन नहीं करता है, जो देखता है जो सुनता है बस वो ही ग्रहण कर लेता है। अब अपन क्या करते हैं, जैसे प्रौढ़ावस्था के आने के बाद या किशोरावस्था में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम तार्किक चिंतन ज़्यादा करते हैं, चिंतन ज़्यादा करते हैं, सोच विचार ज़्यादा करते हैं, जबकि हम देखते व सुनते कम हैं, जबकि हम चिंतन ज़्यादा करते हैं यानी चिंता करते हैं। तब हमारे क्या है वो ज्ञान जो है ग्रहण नहीं कर पाते तथा स्थायी नहीं होता। ठीक है, तो यही है कि सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है, इस शेषवावस्था को कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है खिलौनों की आयु तथा सीखने की आयु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु तथा सीखने की आयु। पूछा जाता है डायरेक्ट कि खिलौनों की आयु है, निम्न में से खिलौनों की आयु है 0 से 6 वर्ष, 7 से 12, 13 से 18, इस तरह से दे देंगे। तो अपन को याद रखना है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक कौन सी शेषवावस्था होती है, तो सीखने की आयु किसे कहेंगे, आप शेषवावस्था को कहेंगे। ठीक है, अतार्किक चिंतन की अवस्था, यानी उसमें तर्क शक्ति नहीं होती है, सोच विचार नहीं करता है बच्चा, जो देखा जो सुना वो ग्रहण कर लिया। ठीक है, नाजुक अवस्था। देखिए नाजुक अवस्था होती है, मतलब छोटा बच्चा होता है प्यारा सा, इसको एक प्रिय लगने वाली अवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, नाजुक सी अवस्था होती है, प्रिय लगता है, सबको सुहाना लगता है छोटा बच्चा, इसलिए उसको कहा जाता है नाजुक अवस्था। घड़ने योग्य अवस्था। घड़ने योग्य अवस्था मैंने बता दिया कि बच्चे को यही हम गढ़ सकते हैं, जैसे एक कुम्हार घड़े को गढ़ता है वैसे ही हम एक बच्चे को गढ़ सकते हैं। नर्सरी स्कूल एज इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नर्सरी स्कूल, निम्न में से नर्सरी स्कूल एज है कौन सी, 3 से 6 वर्ष। ठीक है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था को 3 नाम दिया जाता है, नर्सरी स्कूल एज, पूर्व विद्यालय आयु, पूर्व बाल्यावस्था। देखिए इसके बाद 6 के बाद जो 7 से 12 अवस्था है वो कौन सी, बाल्यावस्था आने वाली है, तो इससे पहले की जो एज है वो क्या कहलाएगी, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व विद्यालय आयु, यानी विद्यालय नहीं जाता है वो पहले की, विद्यालय के पहले की आयु। नर्सरी स्कूल एज, यानी बच्चा नर्सरी में प्रवेश कर जाता है, एलकेजी यूकेजी करता है, यानी अभी फर्स्ट क्लास में नहीं आता है। ठीक है, फिर होता है जिज्ञासा प्रवर्ध, कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा बहुत रहती है, जैसे छोटा बच्चा है ना कि ये भी चीज़ पकड़ लूँ, ये भी पकड़ लूँ, उसके सामने जो भी दिखे वो क्या है अपने खुद को ग्रहण करना चाहता है, तो इसमें क्या होती है, जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है, जिज्ञासा प्रवर्ध होती है। ठीक है, सीमित मात्रा में कल्पना। देखिए कल्पना नहीं करता है बच्चा, कल्पना बहुत कम, सीमित मात्रा में कहने का अर्थ है कि बच्चा यहाँ कल्पना, अपन देखे 0 से 3 वर्ष का बच्चा यदि देखे तो वो बिल्कुल कल्पना नहीं करता है, कि जैसे कल्पना एक प्रकार का सोच विचार ही है। हम क्या, कल्पना होती क्या है कि हम क्या है खुली आंखों से जैसे कुछ सपना देखना या कुछ सोच विचार करना कि ये चीज़ हम ऐसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे, तो ऐसी प्रवृत्ति जो कल्पना करने की प्रवृत्ति है वो बच्चे में नहीं पाई जाती है। फिर 3 से 6 वर्ष के जो सीमित मात्रा में कुछ कल्पना शक्ति पाई जाती है, बहुत सीमित मात्रा में, कुछ कम मात्रा में कल्पना कर पाता है। क्षणिक मित्रता। क्षणिक मित्रता का अर्थ है कि बच्चा मित्रता तो कर लेगा, लेकिन वो मित्रता कितने थोड़े से समय के लिए होगी। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा है, वो उसके मम्मी पापा के साथ किसी दूसरे उनके मम्मी पापा के दोस्त के यहाँ गए, तो वहाँ क्या है, उनके भी छोटा बच्चा है, उनके साथ गया और उनके साथ मित्रता कर ली। ठीक है, मित्रता कर ली, लेकिन जैसे ही वो घर आया तो वो उस मित्रता को भूल गया, यानी वो उतने समय के लिए, छोटे से समय के क्षण मात्र के लिए ही क्या थी, मित्रता थी, उसे कहा जाता है क्षणिक मित्रता। ठीक है, फिर आता है, देखिए बच्चे के अंदर क्या है कि ये जो भाषाई कौशल,
इनको बोला जाता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 4 क्या है, भाषाई कौशल है। तो इस भाषाई कौशल की आधारभूत समझ बच्चे के अंदर हो जाती है, यानी 6 वर्ष तक आते आते बच्चे के अंदर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन भाषाई कौशलों का विकास हो जाता है या उसकी समझ हो जाती है। ठीक है, तो इनका क्रम पूछा जाता है, याद रखना कि भाषाई कौशलों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले बच्चा सुनेगा यानी लिसन, बोलेगा स्पीक, रीड यानी फिर पढ़ेगा, और फिर क्या है, लिखेगा यानी राइट। LSRW इस तरह से याद रख सकते हो, LSRW इसका क्रम पूछा जाता है। तो इन कौशलों की क्या है, बच्चे को आधारभूत समझ हो जाती है, यानी पूर्ण रूप से नहीं सीख पाता है लेकिन आधारभूत समझ हो जाती है। फिर आता है आपका बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था की एज क्या है, 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था को कहा जाता है निर्माणकारी काल। निर्माणकारी काल यानी बच्चे का निर्माण किस तरह से, कि वो बच्चा क्या है, किस क्षेत्र में या किस एरिया में निर्माण करना चाहता है, किस एरिया में वो बनना चाहता है, वो यहाँ निर्माणकारी काल कहा जाता है। यहीं से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अनोखा काल। अनोखा काल यानी कि यहाँ बच्चे को हम इस प्रकार की शिक्षा देकर, एक तो बच्चे का अच्छा आगे के भविष्य संवार सकते हैं, यहाँ एक अनोखा काल यानी कि बच्चे को शिक्षा देकर उसको हम क्या है, अनोखा बना सकते हैं। उसका जीवन काल जो है वो अनोखा बना सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय आयु, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पूर्व विद्यालय आयु 3 से 6 वर्ष, प्रारंभिक विद्यालय 7 से 12 वर्ष। ठीक है, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण काल होता है, क्योंकि यहाँ बच्चा यहाँ विद्यालय जाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ क्या कर देता है, विद्यालय के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा के अंदर आ जाता है, और बच्चा क्या करता है, फिर उसको अच्छे से यदि वहाँ शिक्षा दी जाती है तो यानी कि वो बच्चा आगे का उसका भविष्य संवर जाता है। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से ये काल महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर आता है वैचारिक क्रियावस्था। वैचारिक क्रियावस्था का अर्थ है कि बच्चा यहाँ विचार करना प्रारंभ कर देता है। वैचारिक क्रियावस्था, सोच विचारना प्रारंभ कर देता है, यानी पूर्ण रूप से उसके अंदर तर्क शक्ति विकसित नहीं हुई है, लेकिन वो क्या है, प्रारंभ कर देता है। गैंग एज, टोली या दल या समूह की अवस्था, बच्चा गैंग बनाकर रहता है। यानी विद्यालय के अंदर भी देखें तो 4-5 की एक गैंग होती है, 4-5 की एक गैंग होती है, यानी समूह या दल या टोली बनाकर रहना सीखता है, ज़्यादा पसंद करता है। खेलता है तो भी, पढ़ता है तो भी टोली बनाकर। टोली या दल की आयु, टोली या दल या समूह की आयु यदि पूछे तो याद रखना बाल्यावस्था, ये इंपॉर्टेंट है, गैंग एज। और गेम एज पूछे तो खिलौनों की आयु कौन सी है या खेलने की जो आयु है वो कौन सी है, शैशवा अवस्था को कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण, देखिए प्रतिद्वंदात्मक का क्या अर्थ है कि जैसे एक घर के अंदर 2 बहन भाई है या 2 भाई है या 2 बहनें हैं, उसके उन दोनों के अंदर क्या रहता है, प्रतिद्वंद का अर्थ कि वो एक तो सोचता है कि इसका मम्मी लाड़ प्यार ज़्यादा करती है, मेरा नहीं करती है, या एक सोचता है कि इसके पापा है ना, इससे पापा जो है वो ज़्यादा प्रेम रखते हैं, या कुछ वस्तु जो होती है वो यही सोचता है कि मम्मी इसको देना ज़्यादा पसंद करती है, मेरे को इतनी वस्तु नहीं देती है, या खाने का कुछ सामान मेरे को इतना नहीं देती है, उसको ज़्यादा देती है। कहने का अर्थ है कि वो ये सोचता है कि मेरे से प्रेम नहीं करते हैं, वो दूसरे से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो उसके अंदर क्या है, एक दूसरे से द्वंद्व हो जाता है, तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण कहा जाता है। या एक दोस्त, जैसे स्कूल के अंदर 2 बच्चे हैं तो वो सोचता है कि टीचर्स इसको ज़्यादा महत्व देते हैं, मेरे को नहीं देता है। ठीक है, तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण कहा जाता है। मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल, मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को 7 से 12 वर्ष की आयु को कहा जाता है। मिथ्या यानी छद्म परिपक्वता या मिथ्या क्या है, झूठ बोलना, बार बार, जैसे घर में ये कहे कि मतलब घर में कुछ क्या हुआ, वस्तु टूट फूट हो गई, ठीक है, वस्तु टूट गई, अब मम्मी पूछे कि बेटा ये किसने तोड़ा, वो वही झूठ बोल जाएगा कि नहीं मम्मा मैंने तो देखा ही नहीं, तोड़ा कहाँ, तोड़ने की तो दूर की बात है, मैंने तो देखा ही नहीं, लेकिन तोड़ा उसी ने, फिर भी वो क्या है,
बात बात पर क्या बोल जाता है, झूठ बोल जाता है। मम्मी ने कहा कि ये खाना किसने खाया, या ये जो फल फ्रूट रखे ये किसने खाए, वो झूठ बोलेगा मैंने तो देखा नहीं मम्मी। जो बहन या भाई उस पर क्या है, ब्लेम लगा देगा कि हाँ उसने ही खाया होगा, उसने ही देखा होगा। यानी क्या है, मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल होता है, बात बात पर क्या है, झूठ बोलना। मूर्त चिंतन या उत्पाती अवस्था भी कहा जाता है, मूर्त चिंतन व उत्पाती अवस्था। देखिए मूर्त चिंतन का क्या अर्थ है कि यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, चिंतन अतार्किक चिंतन होता है। यहाँ मूर्त चिंतन का अर्थ है कि किसी चीज को देखकर उसके बारे में सोच विचार करना। यानी कि इस एज में तो क्या है, कोई भी किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं होता है, लेकिन इस एज तक आते होते बच्चे को क्या है, कुछ चीज दिखाई दी उसके बारे में सोच विचार करने लग जाएगा। जैसे क्या है, फोन के अंदर क्या है, एक बढ़िया सी गाड़ी देखी, ठीक है, तो उस गाड़ी को देखकर वो भी सोचेगा कि काश ऐसी गाड़ी मेरे पास भी हो, मैं भी ऐसे घूमूं। जैसे आगे सामने कुछ जो कार्टून्स होते हैं उसको देख देकर, यानी वो देखकर क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है। मूर्त रूप यानी दिखावटी रूप होता है, वो मूर्त रूप होता है, देखकर किसी का चिंतन किया जाता है तो उसे कहा जाता है मूर्त चिंतन। और जब किशोरावस्था में बालक आ जाता है तो अमूर्त चिंतन, यानी कि वो उसके सामने कुछ दिखावटी चीज नहीं है, फिर भी उसके बारे में क्या है, वो सोचता है, उसके बारे में चिंतन करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यदि कहें कि जो लड़के होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हैं कि काश मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ ऐसी हो, बहुत खूबसूरत हो, हालांकि उसके सामने नहीं है, फिर भी उसके बारे में क्या करता है, चिंतन करता है। यानी जो वस्तु सामने दिखाई नहीं दे फिर भी उसके बारे में चिंतन करना अमूर्त चिंतन कहलाता है। ठीक है, उत्पाती अवस्था, उत्पाती होता है कि उदंडी, इसको हम उदंडी कह सकते हैं। उदंडी यानी कि बच्चा क्या करता है, लड़ाई झगड़ा करना, किसी की मारपीट करना, कुछ भी करना, ठीक है ना, इस तरह की उत्पाती अवस्था कहा जाता है। यानी कि ये जब उत्पाती अवस्था क्या है, हेवी हो जाती है एक बालक पर, तो फिर वो क्या है, बाल अपराध भी कर सकता है। ठीक है, जिज्ञासा में प्रबलता। देखिए जिज्ञासा यहाँ की क्या थी कि जिज्ञासा प्रवृत्त थी, यानी जिज्ञासा स्टार्ट हो गई थी, यहाँ उसकी जिज्ञासा में क्या आ रही है, प्रबलता आ रही है। यानी बच्चा हर टाइम एनी टाइम ये कहता है कि मम्मी मेरे को वो गाड़ी चाहिए, मम्मी मेरे को वो चाहिए, ये चाहिए, या पापा मेरे को वो ला के दो, पापा मेरे को ये चीज़ ला के दो। यानी वो बार बार क्या है, जिज्ञासा प्रवृत्त होती, उसकी जिज्ञासा में क्या आ रही है, प्रबलता आ रही है। यानी वो कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए उसकी जिज्ञासा क्या हो रही है, प्रबल होती जा रही है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण का अर्थ है कि बच्चे का जो नजरिया होता है, किसी को देखने का जो नजरिया है वो सत्य होता है, यथार्थ होता है, झूठा दृष्टिकोण नहीं होता है। जैसे अपन में क्या है, बहुत सारों के ऐसे होता है, जैसे प्रौढ़ावस्था में आते ही क्या हो जाता है कि हर किसी को नेगेटिविटी दिखाई देती है, हर किसी में क्या नेगेटिविटी दिखाई देती है, किस तरह से, यानी उसका दृष्टिकोण कैसा हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। कि जैसे किसी को देखा, एक लड़का एक लड़की साथ में जा रहे हैं, चाहे वो बहन भाई हो, लेकिन दृष्टिकोण कैसा हुआ कि देखो रे ये कैसे मतलब जा रहे हैं, उनको शर्म ही नहीं आती। गांव में जैसे जा रहे हैं तो ऐसे कहे कि शर्म ही नहीं आ रही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों साथ में देखो कैसे जा रहे हैं। यानी नजरिया कैसा है, उसका नजरिया सामने वाले का देखने का कैसा, नेगेटिविटी भरा होता है। लेकिन याद रखना, बाल्यावस्था में जो होता है उसका नजरिया यानी दृष्टिकोण वो यथार्थ होता है, सत्य होता है, सकारात्मक होता है। ठीक है, फिर देखिए, फिर आती है नेक्स्ट किशोरावस्था। किशोरावस्था होती है 13 से 18 वर्ष, 13 से 18 वर्ष की एज को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एडोसेंस। ठीक है, एडोसेंस की यदि बात करें तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक स्टैनली हॉल, जिन्होंने क्या किया था, इस किशोरावस्था पर क्या किया था, अध्ययन किया था, और अपनी पुस्तक एडोलेंसिस के अंदर क्या है, इस किशोरावस्था का पूरा वर्णन किया था। ठीक है, फिर यदि हम देखें कि किशोरावस्था को जो है वो इसके सिद्धांत की यदि बात करें, थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ, सिद्धांत बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ज़्यादा नहीं है, कि जो ये विकास जो किशोरावस्था के अंदर क्या है, बच्चे का जब विकास होता है वो दो तरह से होता है। एक क्या है, यानी दो प्रकार से बताया वैज्ञानिकों ने, एक त्वरित विकास का सिद्धांत, त्वरित विकास का सिद्धांत, और एक आपका है कर्मिक विकास का सिद्धांत। क्या है, कर्मिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, त्वरित विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि अचानक
क्या है, जैसे बाल्यावस्था से किशोरावस्था में बच्चा जब आता है तो अचानक इसके अंदर क्या है, परिवर्तन आ जाते हैं, अचानक अकस्मात परिवर्तन आ जाते हैं। ये बात किसने कही, स्टैनली हॉल ने। जबकि थोर्नडाइक ने सिद्धांत दिया क्रमिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने कहा कि अचानक से परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन जो आता है वो धीरे धीरे क्रमिक रूप से आते हैं। ठीक है, तो ये दो सिद्धांत है, बाकी नोट्स में दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लेना। फिर देखिए इनका जो अन्य नाम है वो हम देखते हैं कि जीवन का सबसे कठिन काल, देखिए किशोरावस्था में ये एज ही कुछ ऐसी है 13 से 18 वर्ष की कि यहाँ बच्चे के अंदर तूफान आने लगते हैं। यानी कि क्या है, कुछ ऐसे, ये क्या है, वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम देखें तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे क्या है कि लड़कों के अंदर क्या है, दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, लड़कियों के अंदर क्या है, जैसे स्तन का विकास होना या कुछ अन्य ऐसे लक्षण हैं, वो क्या है इस एज के अंदर प्रकट होते हैं। तो उन हार्मोन्स की वजह से क्या है, जो उसका मेंटल यानी मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर भी असर पड़ता है। तो फिर वो क्या है, उसके अंदर तूफान, संघर्ष की अवस्था, यानी वो तनाव ले लेता है, यानी कुछ ऐसे द्वंद्वों की स्थिति पैदा हो जाती है कि ये चीज़ करूं या ना करूं। यानी कि यदि कोई घर में कुछ मम्मी पापा ने कुछ कह दिया तो वो उसके दिमाग के अंदर बैठ गई और वो उसको पकड़ कर कि ये बात हमको कही तो कैसे कही। यानी इस एज में जब ऐसे कुछ हार्मोन्स का रिलीज होता है तो फिर वो क्या है, उसके मानसिक तथा शारीरिक क्या मन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे क्या है, ऐसे लक्षणों का इनके अंदर विकास होता है, कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होने के कारण, जिससे क्या है उसके विचारों के अंदर तूफान आ जाता है। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही कठिन मानने लगता है कि काश हे भगवान हमको ऐसी ज़िंदगी क्यों दी। ये ऐसी बातें सोच विचार कर अपने अंदर तूफान पैदा कर लेता है। ठीक है, तो ये जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। समस्याओं की आयु, कि बच्चे के सामने समस्या ही समस्या आती है, कि जैसे थोड़ा सा बड़ा हो गया, जैसे या एक बाल्यावस्था में बच्चा है और एक क्या है उसी घर के अंदर किशोरावस्था में बच्चा आ गया। ठीक है, तो उसमें घर में भी क्या है, मम्मी पापा ये कहेंगे तो तू तो समझदार है थोड़ा, ये तो बच्चा है इनके साथ मत कर। तो भी फिर वो क्या सोचेगा कि मेरे को डांटते हैं, मतलब मम्मी पापा मेरे को ही डांटते हैं, मेरे भाई को कुछ नहीं कहते हैं। तो उसके अंदर फिर वो क्या है, वो भी उसको समस्या मानने लगता है। ठीक है, और कुछ तो उसके खुद के हार्मोन्स की वजह से वैसे ही वो परेशान है और कुछ ऊपर से घर वाले भी कुछ कह देते हैं, तो फिर वो उसको क्या है, समस्या या उलझनों का जीवन मानने लगता है। उलझन या झंझावट की अवस्था, यानी उलझन में फंस जाता है, वो उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है या झंझावट मानता है। कोई भी कार्य करता है तो वो ऐसे सोचता है कि ये कार्य मैं कैसे कर पाऊंगा, यानी उसको झंझावट लगती है। आंधी व तूफान की अवस्था, तो मैंने कहा कि उसको ऐसे लगता है कि उसके अंदर, शरीर के अंदर क्या है, ऐसे लगता है तूफान उठ गया हो, कुछ संघर्ष, किसी ने कह क्या दिया तो वो इतना गुस्सा, उतना चिड़चिड़ा, गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है, यानी तूफान की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था भी इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आंधी व तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है। किसने कहा था, स्टैनली हॉल ने कहा था। ये परिभाषाएं मैंने उनके साथ लिखी हुई है नोट्स के अंदर, तो एक बार उनकी परिभाषाएं भी देख लीजिए। स्टैनली हॉल की परिभाषा है वो इंपॉर्टेंट है। और किलपैट्रिक ने क्या कहा था, आपकी मिथ्या व छद्म परिपक्वता का काल कहा था। तो इस तरह से कुछ मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने परिभाषाएं दी, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर लगाया हुआ है इंपॉर्टेंट कौन सी है। देखिए फिर आता है तनाव संघर्ष की अवस्था, ये मैंने बता दिया। द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था, ये इंपॉर्टेंट है। द्रुत व तीव्र विकास, देखिए यहाँ शेषवा अवस्था के अंदर क्या है, विकास की गति तेज होती है। याद रखना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि शेषवावस्था के अंदर क्या है, विकास की गति तेज होती है। बाल्यावस्था में आने के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। फिर वापिस से जब किशोरावस्था में आता है तो विकास की गति क्या है, तेज हो जाती है, द्रुत हो जाती है। ठीक है, अमूर्त चिंतन की अवस्था, ये मैंने बता दिया कि जब कोई सामने वस्तु न हो तो भी उसके बारे में चिंतन करना क्या कहलाता है, अमूर्त चिंतन की अवस्था कहलाता है। स्वर्ण या गोल्डन एज कहते हैं इसको, क्या कहा जाता है, स्वर्ण व गोल्डन एज कहा जाता है। याद रखना कि गैम एज शेषवावस्था को, गैंग एज बाल्यावस्था को, गोल्डन एज
किशोरावस्था को कहा जाता है। दिवा सोपन की प्रवृत्ति, अब देखिए दिवा सोपन क्या होता है। दिवा सोपन की जैसे इस तरह से क्या होता है, आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि आप क्या हैं, ऐसे बैठ जाते हो, आंखें खुली होती है लेकिन मन ही मन सोच रहे हो कि जैसे काश मैं उनके साथ घूम रहा हूँ, एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की है, या कुछ ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास एक अच्छी सी गाड़ी हो बहुत अच्छी, मैं वहाँ घूमने जाऊँ, साथ में मेरी गर्लफ्रेंड हो, या कुछ ऐसे मतलब सपने सोचते रहते हैं नगन आंखों से, यानी बिना सोए हुए, बिना बंद किए हुए आंखों से, खुली आंखों से जब सपना देखा जाता है तो उसे कहा जाता है दिवा स्वप्न। या फिर ये सोचते हैं कि मतलब कुछ मैं ये करूँगा, पढ़ने के बाद ये लग जाऊँगा, फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, ऐसी होगी। तो ये क्या है, दिवा सोपन में खोना, यानी दिवा सोपन की प्रवृत्ति उसके अंदर क्या होती है, प्रबल होती है। वीर पूजा या नायक पूजा, देखिए वीर पूजा या नायक पूजा क्या किसे कहते हैं कि जैसे फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, उसके अंदर जो डायरेक्टर होता है, उसके अंदर जो एक्टर होता है, एक्टर जो होता है, जो अच्छा कार्य करता है, या उसके प्रति क्या है, उसको अपना नायक बना लेता है, उसको अपना वीर बना लेता है और खुद वो उसके जैसा बनना चाहता है। कि जैसे माना अक्षय कुमार की फिल्म देखी उसने, ठीक है, तो वो अक्षय कुमार के कार्य को देखकर क्या है, प्रभावित हो जाता है और वो सोचता है कि काश मैं भी इस तरह से अक्षय कुमार जैसा बनूं, या उसका वो फेवरेट हो जाता है और वो उसके जैसा कार्य करने लगता है। यानी वीर पूजा या नायक पूजा इसे कहा जाता है। समवयस्क समूह या पीयर ग्रुप, यानी कि इसके अंदर क्या है कि जैसे कहीं प्रोग्राम हुआ, वहाँ बच्चा गया, वहाँ ये नहीं कि वृद्ध व्यक्ति या वृद्ध औरत के साथ बैठकर वो अपनी गपशप लड़ाएगा, नहीं, क्या करेगा, अपने एज के दूसरे सामने वाले लोगों के पास जाएगा या जाएगी, वहाँ बैठकर उनको अपना दोस्त या फ्रेंड बनाएगी और उनके साथ क्या है, गप्पे लड़ाएगी। कहने का अर्थ है कि समवयस्क अपने समान या अपनी एज के लोगों के साथ क्या बनाता है, समूह बनाता है, उसे कहा जाता है पीयर ग्रुप। तो ये थी तीनों अवस्थाएं, उनके क्या जो अन्य नाम तथा किस तरह के उसके अंदर जो मुख्य बातें हैं वो है, और इसकी जो परिभाषाएं भी है 4-5 इसके अंदर, तीनों के अंदर, तो आप वहाँ नोट्स से देख लेना। अब आते हैं विकास के सिद्धांत। देखिए विकास के सिद्धांत की यदि बात करें तो कई सारे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या है, विकास के कुछ सिद्धांत दिए हैं। तो देखिए एक आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो क्या है, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया, और यह कहाँ का रहने वाला था, यह वियना का रहने वाला था, ठीक है। तो ये सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा कि इन्होंने मन का विश्लेषण किया। देखो मनोविश्लेषणात्मक, यानी इन्होंने क्या किया, मन का विश्लेषण किया, मन की 3 अवस्थाएं बताई इन्होंने, क्या, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर भी मैं दोहरान कर देती हूँ। चेतन मन यानी यह क्या होता है, 1/10 होता है, यह टोटल का 9/10 भाग होता है और इसका कोई स्पेस एरिया नहीं होता है, यह इन दोनों के बीच की अवस्था होती है। चेतन मन यानी जो मस्तिष्क से जागृत होता है, यानी जो अपन ये वर्तमान में जो चीज़ कर रहे हैं, जो सोच विचार कर रहे हैं, वो कहाँ आता है, चेतन मन के अंदर आता है। और जो क्या है, अचेतन मन, अर्धचेतन नहीं, ये है अचेतन मन 9/10, अर्धचेतन होता है 0। यानी अचेतन यानी कि इच्छाओं का भंडार, जो हम ये बहुत बार सोचते हैं कि ये हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, वो फिर क्या है, हम भूल जाते हैं, यानी कहाँ छुपा देते हैं, हम अचेतन मन के अंदर उस बातों को छुपा देते हैं। दमित इच्छाओं का भंडार अचेतन मन होता है। अर्धचेतन यानी बीच की अवस्था, जो कई बार अपन हकला जाते हैं कि अभी मेरे याद था जीभ के नीचे नीचे घूम रहा है, कोई बात अपन ऐसे कहते हैं ना, वो ना चेतन में जा रही है ना अचेतन में, यानी वो बीच में है, तो कहाँ, अर्धचेतन मन कहेंगे। अब देखिए व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से इन्होंने 3 व्यक्ति की अवस्थाएं बताई है। किसने, सिगमंड फ्राइड ने। इन्होंने कहा है ईड, अहम और प्रेमहम, ये व्यक्ति के 3 जो अहम मुद्दे हैं, ये व्यक्तित्व संरचना को प्रभावित करते हैं। ईड यानी इसे हम कहते हैं सुखवादी सिद्धांत।
क्या कहते हैं, सुखवादी सिद्धांत, यानी इच्छाओं का भंडार। व्यक्ति सुख ही सुख के बारे में सोचता रहता है कि काश मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, मतलब करता कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ऊंची ऊंची कल्पनाएं सोचता रहता है, इच्छाएं व्यक्त करता रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, सुखवादी सिद्धांत कहा जाता है। अहम ईगो होना जरूरी है। हम आम जनरल भाषा में हम क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति के तो ईगो है, इतना बड़ा ईगो है कि ये व्यक्ति कोई काम का नहीं है, लेकिन रियलिटी यदि देखें तो ईगो होना सबके जरूरी है। ये क्या है, वास्तविकता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कि व्यक्ति इच्छाएं जागृत तो करता है, सुख के बारे में तो सोचता है, लेकिन साथ साथ में क्या है, उसके प्रति कार्य भी करता जाता है। यानी वास्तविकता, व्यक्ति वास्तविकता की ओर सोचता है। ऐसे नहीं कि सुखवादी जैसे ये कहे कि मैं किसी को छीन के मार कूट के ऐसे करके पैसा ले आऊँगा, वो ले आऊँगा तो भी मेरे को सुख प्राप्त हो जाएगा, यानी वो तो सब इच्छाओं का भंडार है, करता कुछ नहीं है व्यक्ति। यहाँ व्यक्ति कार्य करता है, कार्य करने के साथ साथ सोचता जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि पढ़ाई करो, लेकिन किससे लिंक करो, आप अपने उस सोपन के द्वारा, जो आप सोच रहे हो कि मैं ये जॉब लगने के बाद मैं इस तरह से ये कमाई करूँगा या ये करूँगा, मैं मेरे पहली जो मतलब तनख्वाह है वो मेरे मम्मी पापा को दूंगा, ये करूँगा, मतलब वो क्या वास्तविकता के बारे में सोच रहा है, उसे क्या कहा जाता है, अहम ईगो कहा जाता है। तो देखिए फिर आता है सुखवादी इच्छाओं का भंडार, ये है अचेतन मन से संबंधित रखता है। ये किससे संबंध रखता है, अचेतन मन से। अहम ईगो रखता है चेतन मन से, ठीक है, चेतन मन से संबंध रखता है। फिर आता है परम अहम यानी सुपर ईगो, इसे कहा जाता है आदर्शवादी सिद्धांत। क्या, आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है। कैसे कि व्यक्ति क्या है इसके अंदर, जब या फिर ये सोचे कि जब क्या है बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं, वृद्धावस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं, आदर्शवादी सिद्धांत यानी नैतिकता की ओर चले जाते हैं। किस तरह से कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, सबको मतलब आदर्श देते रहते हैं कि आदर्श बनो, ये करो, मतलब नियम बनाते रहते हैं और नियम बताते रहते हैं। कि जैसे अभी भी यदि आप बूढ़े व्यक्तियों के पास जाकर बैठोगे तो ये कहेगा कि बेटा आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं, मतलब यहाँ क्या है, आदर्शों का भंडार है। आदर्शवादी सिद्धांत, व्यक्ति एनी टाइम क्या है, आदर्श भरी बातें करता रहता है, वो होता है सुपर ईगो। यदि ये आदर्शवादी सिद्धांत देखो, यदि इनके आदर्शों का पालन या फिर इनके जो ये आदर्शवादी जो नियम है या उनके जो सोच है उसका यदि सही से कार्य नहीं हो पाए तो व्यक्ति क्या है, कुसमायोजित भी हो जाता है। जैसे वृद्ध व्यक्ति नहीं होते कि ये सोचते कि इस तरह से बूढ़े लोगों की सेवा करनी चाहिए, ये देना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन घर में कई लोगों में ये होता है कि बूढ़े लोगों को अलग रखा जाता है। ये बोला जाता है कि ये तो ऐसे मतलब डेली के बीमार रहता है, मेरे पास नहीं बैठा, ये करो, मतलब उनको अलग ही रखते हैं, अपने से दूर रखते हैं। तो फिर वो क्या है, कुसमायोजित हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे अपने ज़िंदगी में इतना कुछ किया, अपने औलादों के लिए सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में जाके क्या मिला, वो ये सोच कर क्या है, कुसमायोजित हो जाते हैं। लेकिन कभी भी आपको भी बोल रही हूँ और क्या कि ज़िंदगी के अंदर कभी जो बूढ़े वृद्ध लोग हैं, यदि आपको कुछ कह दे तो कभी उनका बुरा मत मानो, उसको इस तरह से रखो, क्योंकि एक बच्चा और एक वृद्ध का दिमाग सेम रहता है, क्योंकि वो एक एज ऐसी है, वृद्धावस्था, जहाँ उनको क्या है, अपने खुद के कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है, वो दूसरों पर क्या है, निर्भर हो जाते हैं। और ये अवस्था एक न एक दिन सबके पास से या सबके अंदर से होकर गुजरेगी। तो कभी भी गुमान मत करो कि ये लोग, ये बीमार है, ये है, ये अवस्था, ये एज एक दिन सबके साथ आएगी। यदि आप उनकी अभी सेवा कर रहे हो तो आपको भी आने वाली पीढ़ी जो है वो आपकी सेवा करेगी। ठीक है, तो देखिए फिर आता है कि सिगमंड फ्राइड ने क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड लिए जिनके क्या अर्थ मैं बता रही हूँ कि इन्होंने क्या कहा, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या है, एक नार्सिसिज्म वर्ड लिया। नार्सिसिज्म का अर्थ है स्वमोह। व्यक्ति, देखिए कि व्यक्ति अपने खुद के बारे में ही सोचता रहता है, अपने मन मगन में मस्त रहता है और खुद से प्रेम करने लगता है।
फिर आता है लिबिडो। लिबिडो को कहा जाता है काम प्रवृत्ति। क्या है? काम प्रवृत्ति। यदि एक बालक के अंदर काम प्रवृत्ति नहीं हो तो वो क्या है, या काम प्रवृत्ति के अनुसार क्रिया नहीं की जाए तो वो कुसमायोजित हो जाता है। यानी हर बच्चे के अंदर क्या है, खुद की काम प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये क्या है, जो सिगमंड फ्राइड है ये मानता है कि काम प्रवृत्ति शैशवावस्था से ही उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इसका एक शिष्य था जिसका नाम था जुंग। याद रखना, जुंग और ये जो सिगमंड फ्राइड है, इन दोनों के बीच मतभेद हो जाता है। मतभेद हो जाता है किस वर्ड पे? शैशवकामुकता। शैशवकामुकता। शैशवकामुकता का क्या अर्थ है कि काम प्रवृत्ति जो है, ये सिगमंड फ्राइड मानता है कि काम प्रवृत्ति जो है शैशवावस्था से ही पैदा हो जाती है। सिगमंड फ्राइड का ये कहना है। लेकिन जुंग इसका विरोधी है। जुंग मानता है कि यह शैशवावस्था से नहीं उत्पन्न होती है, यह किशोरावस्था के अंदर जाकर होती है। तो ये इन दोनों के बीच क्या है, मतभेद हो जाता है। फिर जुंग क्या है, एक अपना नया सिद्धांत देता है जिसे कहा जाता है विश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या? विश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है। फिर देखिए, फिर ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि, ये सिगमंड फ्राइड का कहना है कि जब ओडिपस ग्रंथि का विकास हो जाता है या ओडिपस ग्रंथि के प्रभाव से ही लड़के क्या है, अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम करते हैं, या माँ जो है एक लड़के से ज़्यादा प्रेम करती है। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रा ग्रंथि के अंदर क्या है कि लड़की अपने पापा से ज़्यादा प्रेम करती है, कि उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण लड़की का आकर्षण कहाँ होता है, अपने पापा की तरफ, यानी अपने पापा से ज़्यादा प्रेम करती है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या कहता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये भी सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। देखिए, यह सिद्धांत दिया था 1904 के अंदर। ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक, इनका मनोलैंगिक सिद्धांत इनकी नहीं पूछेगा कि कब दिया गया, लेकिन यहाँ पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने बताया 1904 के अंदर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया। अब आता है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत मन का यानी लैंगिक विकास से क्या संबंध रखता है, ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। यानी सिगमंड फ्राइड ने ये जो काम प्रवृत्ति बताई थी, इस काम प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने क्या है, इस मनोलैंगिक विकास सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में बांटा है। यानी जो काम प्रवृत्ति है वो कहाँ ज़्यादा प्रभावी होती है, इसके आधार पर देखिए, पहली अवस्था आती है मुख्य अवस्था। यानी यहाँ जो सिगमंड फ्राइड है ये कहता है कि काम प्रवृत्ति जो है वो मुख की ओर ज़्यादा होती है। यानी छोटा बच्चा जब होता है, वो कोई भी वस्तु उसको दिखे वो सीधा कहाँ लेके जाता है? मुख की ओर लेके जाता है। यानी कोई भी वस्तु हो वो क्या है, मुख की ओर लेके जाता है। यानी उसका पूरा का पूरा केंद्र कहाँ होता है, फोकस कहाँ होता है? मुख की ओर होता है। तो ये 0 से 1 की अवस्था है, नाम याद रखना और इसकी ये जो एज याद रखना। ठीक है। मुख्य अवस्था। गुद्दीय अवस्था यानी 1 से 3 वर्ष, यहाँ उसकी काम प्रवृत्ति कहाँ प्रभावित होती है या कहाँ फोकस होती है, कहाँ केंद्रित होती है? गुद्दा वाले पार्ट्स में होती है, इसलिए इसे गुद्दीय अवस्था कहा जाता है। यह एज है 1 से 3 वर्ष। ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ बच्चा क्या है, जिद्दी हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। यानी कोई भी काम करता है जिद्दी होता है, उसको कहते हैं कि बेटा ये कर ले, ये कर ले, तो वो नहीं करेगा। ठीक है। वो जिद्दी होगा कि, या उसको कहते हैं कि यहाँ मत बैठ बेटा, फिर भी वो क्या है, जानबूझकर वहाँ बैठेगा, जिद्दी आक्रामक होगा। किस अवस्था में? गुद्दीय अवस्था में। ठीक है। लैंगिक अवस्था, देखिए लैंगिक अवस्था में क्या है कि यहाँ लिंग पर क्या है, फोकस होता है, किसका? काम प्रवृत्ति का। ठीक है। लैंगिक अवस्था के अंदर ही क्या है, यहीं से ओडिपस तथा इलेक्ट्रा ग्रंथि का क्या होता है, विकास होता है। फिर आती है ऐदर्श्य अवस्था, यानी जो 7 से 12 वर्ष की एज है, 7 से 12 यानी बाल्यावस्था आती है, वहाँ क्या होती है कि जो काम प्रवृत्ति है वो ऐदर्श्य हो जाती है, दिखाई नहीं देती है कि कहाँ फोकस रहती है, तो क्या हो जाती है, ऐदर्श्य अवस्था कहा जाता है। जननेंद्रिय अवस्था 12 वर्ष के बाद, तो यहाँ जो उनकी काम प्रवृत्ति है वो कहाँ फोकस हो जाती है, वो संतान उत्पत्ति पर क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है। यानी संतान पैदा करने पर क्या है, फोकस हो जाती है। उस किस अवस्था में? जननेंद्रिय अवस्था में। ये था मनोलैंगिक विकास सिद्धांत।
ठीक है, तो आपको ये अवस्थाएं याद रखनी है, कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, कौन कौन सी। फिर आता है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, किसके द्वारा दिया गया, एरिक्सन के द्वारा दिया गया, जिसे क्या कहा गया, नव्य फ्रायडवादी कहा गया। क्यों? क्योंकि एरिक्सन क्या है कि इनके जो सिगमंड फ्रायड है उनका बहुत हद तक क्या है उसका समर्थन रहा या उसके सिद्धांत को समर्थन दिया, लेकिन एक बात पर समर्थन नहीं दिया कि इन्होंने कहा कि ये जो काम प्रवृत्ति है वो क्या है, वो काम प्रवृत्ति न होकर शेषो कामुकता की ओर न होकर यह क्या है, सामाजिक कारणों पर प्रभावित होता है। ठीक है, ये इसी के आधार पर इन्होंने इसको मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को 8 अवस्थाओं में बांटा गया है। वो 8 अवस्थाएं आपको नोट्स में मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से देख लीजिए। फिर आता है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया जीन पियाजे के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। एक सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये भी इंपॉर्टेंट है, और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जीन पियाजे ने क्या संज्ञान शब्द दिया, संज्ञान क्या कहा कि संज्ञान वह अवस्था है या वह ज्ञान है जो क्या है व्यक्ति बाह्य उद्दीपकों से क्या ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, संज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत को जीन पियाजे ने कितने 4 अवस्थाओं में बांटा। 4 अवस्थाओं में कौन कौन सी, संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक है, जिसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है, यानी स्वार्थी, बच्चा स्वार्थी और स्व केंद्रित होता है, और इसकी एज है 0 से 2 वर्ष। देखिए संवेदी पेशीय अवस्था क्यों कहा, क्योंकि बच्चा क्या है जब जन्म लेता है तब बाह्य कारणों के प्रति अनभिज्ञ होता है। जैसे ही वो क्या है इस संसार में पैदा होने के बाद जैसे वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, यानी उसकी संवेदनाएं प्रकट होने लगती है। जैसे क्या है जब भी उनकी धीरे धीरे करके उनकी माँ की आवाज़ आती है तो बच्चा पहचान जाता है और रोने लगता है, यानी परिचितों के प्रति तो क्या है अपना ऐसे दर्शाता है कि हाँ इनको जानता है, लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो रोने लग जाता है, वो सोचता है कि ये अपरिचित है। ठीक है, तो संवेदनाएं प्रकट करने लगता है। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक यानी अतार्किक चिंतन। बच्चे में क्या है, चिंतन पैदा नहीं हुआ है, तर्क शक्ति पैदा नहीं हुई है, क्या है अतार्किक चिंतन है। यहाँ बच्चा क्या है धीरे धीरे वर्डों का शब्द करते हुए वो क्या करता है, वो गिनती गिनना, वर्ड बोलना, ठीक है ना, इस तरह की जो भाषाएं हैं वो सीख जाता है। ठीक है, फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक यानी वस्तुओं को देखकर उसके प्रति क्या करना, चिंतन करना, उसे कहते हैं मूर्त चिंतन। 7 से 12 की अवस्था, ये किसने कहा, जीन पियाजे के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों याद रखना। फिर आता है औपचारिक संक्रियात्मक, यानी कि यहाँ बच्चा क्या है 12 वर्ष के बाद यानी किशोरावस्था आ जाती है। किशोरावस्था के अंदर बच्चा क्या करने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी सोच विचार उसकी कल्पना शक्ति का बढ़ावा लेती है। साथ में क्या है वो जो उसको वस्तुएं नहीं दिखाई देती है फिर भी उसके बारे में चिंतन करना जानता है। कौन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। ठीक है, फिर देखिए फिर आता है नैतिक विकास। इसके बाद भी एक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और आता है। एक और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया, वाइगोत्स्की के द्वारा। वाइगोत्स्की का क्या मानना है, वाइगोत्स्की ने एक शब्द दिया ZPD, यानी जोनो प्रोक्सिमल डेसिमल। ठीक है, यानी समीपस्थ विकास का सिद्धांत। देखिए वाइगोत्स्की क्या कहता है कि वाइगोत्स्की ये कहता है कि एक बच्चे का विकास कब होता है, यानी यह सामाजिकता को ज़्यादा महत्व देता है, यानी बच्चा समाज के अंदर क्या है जिसके जैसे लोगों के साथ मिलेगा, जिस प्रकार के व्यक्तियों से मिलेगा उसका विकास वैसे ही होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है कि ZPD किसके द्वारा दिया गया, वाइगोत्स्की के द्वारा। समीपस्थ विकास क्षेत्र किसने कहा, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो फिर आता है नेक्स्ट नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कोहल वर्ग के द्वारा दिया गया। याद रखना नैतिक विकास सिद्धांत के अंदर कोहल वर्ग ने क्या है, कितने 3 इसके स्तर बताए, 3 स्तर बताए, टोटल कितने 6 अवस्थाएं, यानी प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताई है। किसने,
कोहल वर्ग ने कहा है कि नैतिक विकास सिद्धांत, देखिए नैतिक विकास सिद्धांत क्या है कि उसके अंदर सोच विचार की क्षमता, ठीक है। यदि हम देखें कि बच्चे के अंदर 3-4 साल तक बच्चे के अंदर क्या है नैतिक विकास का अभाव रहता है, यानी नैतिक विकास नहीं हो पाता है। देखिए यानी कि यहाँ कोहल वर्ग ने कहा है कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, एक 0 से 2 और एक 2 से 4, 2 ये बांटा है। इसको 0 से 2 वर्ष को कहा है पूर्व नैतिक अवस्था, यानी नैतिक का विकास नहीं हुआ है तो उसको कहा पूर्व नैतिक अवस्था। मैं बता रही हूँ, बोल रही हूँ, मेरे वर्डों पे ध्यान देना क्योंकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं पा रही हूँ, नहीं तो आप नोट्स में जाके देख लेना। देखिए 0 से 2 वर्ष को क्या कहा है पूर्व नैतिक अवस्था, ठीक है। 2 से 4 को कहा है स्व केंद्रित अवस्था, यानी कि यहाँ बच्चा खुद में मगन रहता है, खुद पर यानी स्वार्थी होता है, स्व केंद्रित होता है, सब चीज़ अपने अंदर ही कुछ रखना चाहता है, यानी किसी दूसरे के प्रति उनका प्रेम मोह नहीं होता है, वह अपने खुद में केंद्रित रहता है, अपने खुद में मस्त मगन रहता है। तो 2 से 4 अवस्था यानी उसका नैतिक विकास नहीं होता है। नैतिक विकास क्या कहता है कि दूसरे के प्रति क्या है भावनाएं अच्छी होना, ठीक है। तो 2 से 4 की क्या स्वकेंद्रित अवस्था, 0 से 2 वर्ष पूर्व नैतिक अवस्था, फिर आती है 4 से 10 प्री कन्वेंशनल स्तर, यानी यदि सीधा पूछे कि नैतिक विकास सिद्धांत को कितने अवस्थाओं में बांटा है तो 6 अवस्थाओं में, कितने स्तरों में बांटा है 3 स्तरों में, तीनों स्तर याद रखना। प्री कन्वेंशनल स्तर यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल स्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्तर पश्च परंपरागत स्तर, ठीक है। ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। फिर इसको इन्होंने 2 आज्ञा व दंड की अवस्था, अहंकार अवस्था, यानी कि यहाँ 4 से 10 वर्ष का बच्चा क्या है स्कूल जाने लगता है, वो क्या है आज्ञा व दंड की अवस्था और अहंकार अवस्था रखता है, यानी लेन देन की अवस्था भी बोला जाता है इसको, कि बच्चे को ये लगता है खुद के पास वस्तु होती है वो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन दूसरे के पास जो वस्तु होती है वो अच्छी लगती है, तो वो लेन देन करता है, यानी कि कहता है कि तेरे वाली बहुत अच्छी है, यानी कि ये मेरे को दे दे और तू मेरे वाली ले ले वस्तु, जो भी है मतलब पेन पेंसिल कॉपी जो भी है वो इस तरह की क्या है अहंकार की भावना रखता है। आज्ञा व दंड की अवस्था, यानी कि बच्चे को यदि कुछ कहा जाए, अच्छे प्रोत्साहन दिया जाए तो वो आज्ञा का पालन करता है, लेकिन यदि उसको दंड दिया जाता है तो फिर वो क्या है अंदर ही अंदर खिंचता जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर आता है कन्वेंशनल स्तर, परंपरागत स्तर, यानी कि यह पूरा का पूरा देखिए यह बाह्य संरचना पर आधारित है, यानी कि बाह्य रूपरेखा को देखकर बच्चे के अंदर तर्क विचार सोच सकती नहीं है, वो बाहर के जो दृश्य है उसको देखकर ही उसी के बारे में सोचता है, यानी उसके बारे में अतार्किक चिंतन नहीं कर पाता है। वो क्या है वो तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है, अतार्किक चिंतन करता है, यानी जो उसको दिखता है, जो रूप दिखता है उसके बारे में वैसा ही सोचता है। फिर क्या है कन्वेंशनल स्तर यानी परंपरागत स्तर, ये पूरा सामाजिक स्तर पर आधारित है, यानी सामाजिकता पर आधारित है। सामाजिकता का अर्थ है कि यहाँ जब क्या है बच्चे क्या है बाहर समाज के अंदर आते हैं, तो जब उनको क्या है समाज के जैसे कार्य करता है तो वो कार्य उनके मान्य होते हैं, और मान्य होने पर उसको क्या दी जाती है प्रशंसा की जाती है, ठीक है। और क्या है सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान दिया जाता है, यानी उसको समाज में क्या है सम्मान दिया जाता है, वो मान्य व्यवहार करने लगता है, ठीक है। फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्तर यानी पश्च परंपरागत स्तर, यह विवेक पर आधारित है, बुद्धि ज्ञान पर आधारित है, यानी यहाँ जब बच्चे 13 वर्ष के बाद हो जाता है, किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है, तो उसके अंदर बुद्धि ज्ञान संज्ञान का विकास हो जाता है, तो वह क्या है समाज के अंदर समझौते करना सीख जाता है कि किस तरह से समाज के लोगों के साथ व्यवहार करना है या उनके साथ समझौता करना है, उसके अंदर विवेक पैदा हो जाता है, ज्ञान पैदा हो जाता है। तो ये थे आपके सिद्धांत। एक सिद्धांत और है कि भाषा विकास सिद्धांत, यह दिया गया नोम चोम्स्की के द्वारा कि वह क्या बोलता है कि जो बालक है वो भाषा कैसे सीखता है, बाहर समाज के अंदर रहकर या देखकर सुनकर अनुकरण करके वो क्या सीखता है भाषा सीखता है। यह दिया था भाषा विकास सिद्धांत नोम चोम्स्की के द्वारा, ठीक है। तो ये था आज का हमारी यूनिट अभिवृद्धि एवं विकास, उससे संबंधित सिद्धांत यहीं अपना कंप्लीट होता है और आज अपनी साइकोलॉजी कंप्लीट होती है। एक छोटा सा टॉपिक रहता है मूल्यांकन एवं मापन या मापन एवं मूल्यांकन रहता है, उसके अंदर आपके आरटी 2005 तथा एनसीएफ 2009 ये दोनों भी आते हैं।
ठीक है। तो क्या है कि आप इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। बेसिकली है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, मापन और मूल्यांकन बेसिकली पढ़ना है, बहुत ही बेसिक तरीके से। बाकी आपको डिटेल से जो पढ़ना था वो मैंने आज तक आपके 10 लेक्चर के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। एक बार मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपको साइकोलॉजी पढ़कर किस प्रकार की अनुभूति प्राप्त हुई, या अपने आप का जो माइंड है क्या वो चेंज हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या है, हर विषय के साथ पढ़ना जरूरी है। इसी कारण से तो क्या है, शैक्षिक क्षेत्र जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वहाँ इनको अनिवार्य कर दिया गया है। क्योंकि अभी लैब असिस्टेंट में लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ लैब असिस्टेंट को क्या है, बच्चों के अंदर क्या है, कभी कभी उनको पढ़ाना भी पड़ता है। तो फिर क्या है, वो बच्चे के साथ किस तरह का व्यवहार कर पाएगा, यदि उसको मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो वो इस बात को नहीं समझ पाएगा। इसलिए क्या है, ये साइकोलॉजी वाला टॉपिक ज़रूर लगाया गया है। और मैं तो यही कहूँगी कि हर सब्जेक्ट के साथ सबको साइकोलॉजी आना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि ये साइकोलॉजी आपने सीख ली तो आप दूसरे विषयों में अपने आप ही सीखते जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका ये सीखने के बाद आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहेगा, जिससे आपका क्या है, सोचने की, तर्क विचार करने की या ज्ञान ग्रहण की शक्ति क्या है, दुगनी हो जाएगी। ठीक है। तो आज मैं ये साइकोलॉजी यहीं कंप्लीट करती हूँ। यदि थोड़ा बहुत कभी टाइम मिला तो मापन मूल्यांकन भी बता दूंगी, नहीं तो आपका टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मापन और मूल्यांकन का मैं नोट्स डाल दूंगी, तो आप उसके बारे में देख लीजिए। थोड़ा बहुत है, बुक के मैं PDF बनाकर डाल दूंगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, आप बस वही पढ़ लीजिए। या फिर मैं मापन और मूल्यांकन के जितने क्वेश्चन हो सके वो मैं आपको डाल दूंगी। और बायोलॉजी के मेरे से जितने होंगे मैं आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन सीरीज प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी, जिससे क्या है, जो आपने पढ़ा है वो आपको याद हो जाए, स्थायी हो जाए। ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर रखिए, मानसिक स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहिए और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहिए। ठीक है। ओके। यदि कोई समस्या रहती है आप लोगों को तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे क्या है, मैं आपकी समस्या पर गौर करके और आपका उसको हल प्राप्त करवाऊं। ठीक है।